एक आदमी था जो जानता था कि कोई भी आसानी से सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरी गति से बढ़ा दिया, बिना ये जाने कि सैन्य नेताओं से संपर्क करने का यही एकमात्र तरीका था। कुछ ही दिन पहले वो एक जबरन ट्रांसपोर्टर के रूप में दूसरी दुनिया में जागा था। मुश्किल से जीवित रहने के बाद वो जोम्बी से भरी दुनिया से जान बचाकर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन 10 घंटे में उसे फिर से उस खूनी, असहाय और कमजोर दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। वो केवल अधिकारियों से मदद मांग सकता था। उस समय, जैसा कि उसने चाहा था, वो पूछताछ कक्ष की कुर्सी पर बैठा था, जिसके सामने कमांडर फांतियान रुई जाली के दूसरी तरफ बैठा था। कमांडर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ करना बहुत गंभीर अपराध है? उस आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है, लेकिन अब केवल तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। फांतियान रुई ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो पुलिस के पास जा सकते हो, कम्युनिटी के पास जा सकते हो, सरकार के पास जा सकते हो। तुम सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ करते हो, इसका क्या मतलब है? अब इस बात के पर्याप्त कारण है कि तुम किसी दूसरे देश का जासूस हो। उसके पूछताछ के सामने उस आदमी ने फिर से सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं नहीं हूं। मैं सुझाव देता हूं कि उस टैबलेट की तुरंत जांच कराई जाए। आखिरकार मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कमांडर ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है? तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। उसने तकनीकी विभाग को पूछताछ कक्ष में बुलाने का आदेश दिया। तकनीकी विभाग के लोग जल्दी से आ गए। उन्होंने कंप्यूटर लिया, उसे खोला और आंतरिक संरचना देखने के बाद तुरंत चिल्ला उठे, ये मुख्य मेमोरी नहीं है, ये इंटेल या एएमडी नहीं है, ये संभवतः कुंजौ की एक विशेष मेमोरी है। मैं सुझाव देता हूं कि देश के शीर्ष विशेषज्ञ इसे तुरंत डिकोड करें। जब तकनीकी सैनिक ने बात करना समाप्त किया, फान तियान रुई का चेहरा तन गया। हालांकि वो अभी भी उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सैटेलाइट फोन का उपयोग करके सुरक्षा कार्यालय से संपर्क किया और उनसे देश के शीर्ष विशेषज्ञों को लाने को कहा। केवल आधे घंटे के भीतर बिना पहचान के एक काली गाड़ी बेस में आ गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के जैनिलोन और डॉक्टर यूहिनवी ने पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही यिंगी अंदर आया, उसे टैबलेट के प्रति बहुत आकर्षण महसूस हुआ और उसने सहज रूप से उसे पकड़ लिया। रोशनी में इसकी जांच की और फिर इसे अलग करना शुरू कर दिया। जब उसने आंतरिक संरचना देखी तो वो हौंकने लगा। यह मदरबोर्ड पृथ्वी के किसी भी मॉडल से संबंधित नहीं है। सीपीयू सिलिकॉन का नहीं, बल्कि कार्बन का है। जैनिलोन ने संदेह से पूछा, कार्बन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि यह एक ऐसी तकनीक है जो पृथ्वी की तकनीक को काफी हद तक पार कर जाती है? एक उच्च स्थिरता वाला नैनोमीटर चिप। साथ ही यह भी कहा जा सकता है। ये कहते हुए यूहिनवी ने एक विराम लिया और अविश्वसनीय स्वर में खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, यह बहुत संभावना है कि यह किसी अन्य अंतरिक्ष सभ्यता का उत्पाद है। ये वाक्य सुनकर जेनिलोन ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। फान रुई का चेहरा उदास हो गया। अचानक खबर ने उसके ज्ञान के साथ गहरा संघर्ष पैदा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने मेज पर थप्पड़ मारा और उस आदमी पर चिल्लाया, ये कंप्यूटर तुम्हें कहां से मिला? उस आदमी ने गुस्से से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन साथ ही आश्चर्य भी था, और शब्द दर शब्द कहा, दूसरी दुनिया से। एक दुनिया जो ज़ॉम्बी से भरी हुई है। जैसे ही उसने बात करना समाप्त किया, उसने फान तियान रुई की आंखों को तुरंत सिकुड़ते देखा। अगले ही सेकंड उसने फिर से मेज पर थप्पड़ मारा। बकवास। अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुम पर सैन्य कानून के तहत मुकदमा चलाऊंगा। बिना डरे उस आदमी ने उससे पूछा, क्या पृथ्वी कार्बन कंप्यूटर बना सकती है? क्या पृथ्वी के पास वो तकनीक है? इसके अलावा मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूं। जैसे ही मैं सोऊंगा, मैं इस बार फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगा। हो सकता है कि मैं फिर कभी वापस ना आऊं। ये कहते हुए उसकी नजर धीरे धीरे बुझ रही थी। हाँ, अगर सैन्य मुझ पर भरोसा नहीं करते तो अगली बार जब मैं ट्रांसपोर्ट होऊंगा तो ये बहुत संभावना है कि वो मेरी मृत्यु का समय होगा। जेनिलोन, जो फान रुई के बगल में था, सदमे से उबर गया। उसके शब्दों को सुनकर उसने तुरंत गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? समझाओ। उस आदमी ने कहा, मेरी कलाई पर एक टाइमर है। जब टाइमर शून्य पर पहुंच जाता है तो मुझे जबरन उस जोम्बी से भरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब 7 घंटे और 58 मिनट बचे हैं। जेनिलोन मेरी बातें सुनकर विचार में पड़ गया। फान रुई ने देखा कि जेनिलोन उस पर विश्वास करने वाला लग रहा था और तुरंत बोला, जेनिलोन, तुम सच में उस पर विश्वास करने वाले हो, है ना? जबकि जेनिलोन अपने विचारों में खोया हुआ, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और बगल में रखी अलग की गई टैबलेट को ले लिया और यिंगुई से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये पृथ्वी का है? यिंगुई ने थोड़ा उत्साही स्वर में सिर हिलाते हुए कहा,
पृथ्वी ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी की तकनीक का तिरस्कार करती है, लेकिन भले ही पृथ्वी को 50 साल और दे दिए जाएं, तुम ऐसा कुछ नहीं बना सकते। तुम्हें सैकड़ों साल चाहिए होंगे। ये निश्चित रूप से अलौकिक तकनीक होनी चाहिए। जैनिलोन ने सुना और सिर झुका लिया। एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन कृपया मेरे विश्वास का सम्मान करो। देश के विश्वास का सम्मान करो। फिर जैनिलोन ने अपना विशेष फोन लिया और कहा, नमस्ते, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय का उप निदेशक हूं। मुझे महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट करनी है। मुझे तत्काल रासायनिक रक्षा सैनिकों की तैनाती का अनुरोध करने की आवश्यकता है। फोन रखने के बाद जैनिलोन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब बताओ। एक शामिल व्यक्ति के रूप में ये दृश्य देखकर मेरा तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया। मैंने वो सब कुछ बता दिया जो मैं जानता था। 2 दिन पहले अचानक मेरी आंखों के सामने एक टाइमर दिखाई दिया। टाइमर के शून्य पर पहुंचने के बाद मेरी आंखों के सामने एक नीला पोर्टल दिखाई दिया, जिसने मुझे अंदर खींच लिया। जब मुझे होश आया तो मैं एक सुनसान शहर में था, जो ज़ोंबी से भरा हुआ था, जो केवल फिल्मों में दिखाई देते हैं। मेरे हाथ के पीछे भी 12 घंटे का टाइमर दिखाई दिया। पहले तो मैं बहुत उत्साहित था। मैंने सोचा कि सपना झूठा था, लेकिन जब मैं गिरा तो उस वास्तविक दर्द ने मेरे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। मुझे पता चला कि यह सपना नहीं था, मैं वास्तव में यात्रा कर चुका था। मैं इस ज़ोंबी दुनिया में तब तक भागता रहा जब तक कि 12 घंटे का टाइमर समाप्त नहीं हो गया। मैं पृथ्वी पर लौट आया। मुझे पूर्वाभास है कि अगर मैं फिर से सो गया तो बहुत संभावना है कि मैं फिर से उस डरावनी दुनिया की यात्रा करूंगा। इसलिए मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूं। मैं और अधिक नहीं सह सकता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कंप्यूटर लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि देश मेरी मदद कर सकता है। ये कहने के बाद दृश्य फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस अविश्वसनीय खबर को पचा रहा था। आखिरकार जेनिलोन सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला था और उसने 2 रासायनिक रक्षा सैनिकों को मुझे अलग थलग करने और रक्त परीक्षण करने के लिए बुलाया। लेकिन अंत में जेनिलोन ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने कहा, मैं बस से आया था। गेट पर पहुंचकर मैं सामने बुजुर्ग वाहन की दुकान पर गया और उनमें से एक बुजुर्ग वाहन खरीदकर अंदर भागा। उसके बोलते ही जेनिलोन के माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम किसी वायरस के वाहक हो तो पूरी बस, पूरी सड़क और यहां तक कि पूरा शहर तबाह हो सकता है? सौभाग्य से जल्द ही मेरे रक्त परीक्षण के परिणाम आ गए और मैं किसी भी वायरस से संक्रमित नहीं था। जैनिलोन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी और जब रासायनिक रक्षा सैनिक आए तो उसने उन सभी लोगों को अलग थलग कर दिया जो मेरे संपर्क में आए थे। धूम धूम। कई विशाल हेलीकॉप्टर भी धूम धूम करते हुए आए। सुरक्षा कार्यालय के निदेशक यूओडोन एक वरिष्ठ नेता के रूप में आए और मुझे देखने के बाद उन्होंने गंभीर भाव से मुझे देखा और कहा, तुम सच में यात्रा कर सकते हो। मेरे सकारात्मक उत्तर के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा और पूछा, पोर्टल कितने समय तक खुला रह सकता है? क्या बड़े हथियार ले जाए जा सकते हैं? मैंने समय का अनुमान लगाया और उत्तर दिया, यह केवल 1 मिनट के लिए ही खुला रह सकता है। 1 मिनट के बाद मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया जाएगा और पोर्टल गायब हो जाएगा। आयाम लगभग 2 मीटर ऊंचे और 2 मीटर चौड़े हैं। बड़े हथियार शायद पार नहीं होंगे। फिर मेरे सामने खड़े यूडोंग ने पूछा कि वहां की दुनिया कैसी थी। यूडोंग ने सुना और एक पल सोचा। वो मुड़ा और जेनिलोन को आदेश देने लगा। तुरंत वॉर ड्रैगन, क्रेजी ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन की 3 विशेष बलों की कुलीन टीमों को तैनात करो। साथ ही एक राष्ट्रीय व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान टीम, पर्यावरण विश्लेषकों और सीलबंद कवच सूट वाला एक चिकित्सा कक्ष भी तैनात करो। इसके अलावा जैविक रिसाव संकट की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय परमाणु हमले के बहाने तुरंत प्रथम स्तरीय योजना शुरू करो। पूरे देश में सभी शीर्ष स्तरीय परमाणु अनुसंधान संस्थान 1 सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से प्रतीक्षा अवस्था में प्रवेश करते हैं। तुरंत निष्पादित करो। आधे घंटे बाद पूरा देश उबल पड़ा। अनगिनत टेलीविजन एक आपात स्थिति का प्रसारण कर रहे थे। कृपया निवासियों, सहयोग करें। बेस में अनगिनत बख्तरबंद वाहन रवाना हो गए। लड़ाकू विमानों की कतारें आसमान में छा गईं। सुरक्षा सूट पहने सफेद कोट वाले कर्मचारी नांदू बेस पर पहुंच गए। तीनों टीमें, ब्लैक ड्रैगन, क्रेजी ड्रैगन और वॉर ड्रैगन, भी सैन्य वाहनों पर चढ़कर पूरी तरह से सशस्त्र होकर बेस पर पहुंच गईं। सैन्य हवाई अड्डे पर एकत्रित होकर यूडोंग ने अपनी वर्दी पहनकर सबके सामने खड़े होकर उन्हें देखा और कहा, साथियों, आप एक अत्यंत खतरनाक मिशन को अंजाम देने वाले हैं जो मानवता के भाग्य से संबंधित है। अब जो लोग नहीं जाना चाहते वे पीछे हट सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि कोई प्रतिशोध नहीं होगा। जो लोग मिशन को अंजाम देने वाले हैं, कृपया अब अपनी वसीयत लिखें। देश उसे आपके परिवारों तक पहुंचाएगा। दृश्य शांत हो गया। केवल तेज सांस लेने की आवाज बची थी। वे अक्सर मिशन करते हैं, लेकिन इस तरह का वसीयत लिखने का मिशन उन्होंने कभी नहीं देखा था।
इसका मतलब है कि ये मिशन अत्यंत खतरनाक है। मृत्यु दर बहुत अधिक है। थोड़ी चुप्पी के बाद एक सैनिक ने कागज निकाला और लिखा, पिताजी, माँ, मेरे बेटे, मैं अवज्ञाकारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस आता हूँ। कृपया मेरे लिए मत रोना। मैं बस वही कर रहा हूँ जो एक सैनिक को करना चाहिए। लिखने के बाद उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे। उसने गंभीरता से अपना नाम लिखा। फिर दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। एक के बाद एक सैनिक ने अपने लिखे पत्र एक धातु के डिब्बे में रख दिए। 8 मिनट बाद यूगो ने गंभीरता से धातु के डिब्बे को बंद कर दिया। उसने इसे सहायक को सौंप दिया, सैनिकों की वीरता की कल्पना करते हुए। उसकी आवाज दृढ़ थी, साथियों, आप सभी महान हैं। आप मरने वाले नहीं हैं। ये देश की आशा के लिए है। कुछ दिन पहले हमारे देश के एक नागरिक ने गलती से एक अंतरिक्ष समय द्वार और एक सदी की यात्रा करने की क्षमता की खोज की थी। सैनिकों ने सोचा, अंतरिक्ष समय द्वार के माध्यम से यात्रा करना, क्या ये सच है? क्या ये विज्ञान कथा नहीं है? नीचे खड़े विशेष बलों के सैनिक अपने दिलों में संदेह पैदा किए बिना नहीं रह सकते थे। जल्दी से ऊपर खड़े यूडोंग को फिर से टोका गया। उसने कहा, उस विदेशी दुनिया में जहां यात्रा की गई थी, वह एक ऐसी दुनिया है जो ज़ोंबी से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक है। और वो नागरिक पहली यात्रा पूरी कर चुका है, जिसने मेरी सभी बातों की पुष्टि की है। लेकिन वायरस के प्रसार का तंत्र अभी भी स्पष्ट नहीं है। दुनिया की विशिष्ट स्थिति ज्ञात नहीं है। इसलिए आपका मुख्य मिशन उसे फिर से यात्रा करने में मदद करना है, डेटा और नमूने एकत्र करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समझे? समझ गया। फिर यूडोंग ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कितना समय बचा है? मैंने कहा, 5 घंटे और 30 मिनट। यूडोंग ने कहा, पहले आराम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। फिर यूडोंग ने प्रत्येक टीम के नेताओं को सम्मेलन कक्ष में बुलाकर विशिष्ट युद्ध योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। इस बीच ज़ोंबी दुनिया में उत्तरजीविता नियम नामक एक मैनुअल को गुप्त रूप से एक बंद प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया था। रातों रात 90 मिलियन से अधिक प्रतियां मुद्रित की गईं और अनगिनत निवासियों में वितरित की गईं। अगली सुबह मैं लड़ाकू विमान के पास हवाई अड्डे पर था। मेरे चारों ओर यूगोडॉन और 3 कुलीन टीमें थीं। मैंने अपने सामने टाइमर को देखा। 4, 3, 2। टाइमर के समाप्त होने पर मेरे सामने नीली रोशनी फैल गई। मेरे सामने लगभग 1 मीटर से अधिक की दूरी पर यह लगभग 2 मीटर ऊंची रोशनी में संघनित हो गई। सबने अपनी आंखें खोलीं और मेरे सामने की रोशनी को देखा। उनके चेहरे पर डरावने भाव दिख रहे थे। यह सच था, वास्तव में एक पोर्टल है। प्रत्येक टीम के नेता स्तब्ध रह गए। मेरे बगल में खड़ा यूओ भी उस समय अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था, लेकिन केवल कुछ सेकंड के बाद उसका चेहरा फिर से स्टील की तरह दृढ़ हो गया। उसने प्रत्येक टीम की तरफ देखा और कहा, विशेष बलों की टीम, प्रवेश करने की तैयारी करो। उसके पीछे चलो। याद रखो, हर कीमत पर। विशेष बलों की टीम और बाकी के प्रवेश करने के बाद वैज्ञानिक सहायता टीम कई उपकरण लेकर जल्दी से भीतर आ गई। अंत में युगोडॉन ने मेरी तरफ देखा और कहा, साथी, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। इस बार देश तुम्हारे पीछे है। विदेशी दुनिया, मैं फिर से आ रहा हूं, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे मेरी मातृभूमि है। मेरे प्रवेश के साथ चकाचौंध नीली रोशनी चमक उठी। फिर यह जल्दी से सिकुड़ गया। मेरी आंखों के सामने की छवि अंधेरी हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं पहले से ही एक शांत शहर में था। टूटी हुई दीवारें, हर जगह मलबा था। जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं जो पहले ही सूख चुकी थीं। वैज्ञानिक सहायता टीम आसपास की लाशों का निरीक्षण कर रही थी। टीम के सदस्य जिन्होंने पहला कदम रखा था, वे पहले से ही अपने उपकरणों के साथ आसपास की निगरानी कर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। अभी भी उसी स्थान पर जहां मैं पिछली बार था। ऐसा लगता है कि यात्रा का स्थान निश्चित है। लड़ाकू टीम के कमांडर इन चीफ संसी ने दूर नहीं एक ताज़ा लाश की ओर इशारा किया और कहा, हमने अभी अभी कुछ ज़ोंबी को मार डाला है। उनकी कमजोरी सिर में है। एक बार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाने पर ज़ोंबी मर जाएंगे। वैसे टाइमर क्या है? इस बार मैंने अपनी रेटिना पर समय देखा और राहत की सांस ली। 24 घंटे। संसी ने सुनने के बाद एक पल सोचा और कहा, एक बार वैज्ञानिक सहायता टीम नमूना लेना समाप्त कर ले, हम तुरंत रवाना हो जाएंगे। 10 मिनट से अधिक समय के बाद वैज्ञानिक सहायता टीम ने नमूना लेना समाप्त कर लिया था। एक टीम सदस्य 11 के सामने दौड़ा और बोला, रिपोर्ट, पास में कोई जीवित नहीं बचा है। पश्चिम में ज़ोंबी झुंड दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। पूर्व में कम ज़ोंबी हैं। पूर्व की ओर बढ़ने की सिफारिश की जाती है। संसी ने सिर हिलाया। सभी टीमों का ध्यान। वॉरवुल्फ टीम आगे का नेतृत्व करेगी।
हंटर ड्रैगन टीम पीछे की रक्षा करेगी। कियान समूह ब्लैक ड्रैगन टीम के समर्थन से पूर्व की ओर बढ़ता है। जल्दी से सभी पूर्व की ओर लगभग 2 किलोमीटर चले। रास्ते में मानवता के कई नुकसानों का सामना करना पड़ा। जेनलोन टीम द्वारा उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जब तक कि वे किताबों की दुकान से नहीं गुजरे। सनसी ने दुकान की तरफ देखा और 20 मिनट तक तलाशी लेने का आदेश दिया। सबने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया और तलाश शुरू कर दी। अव्यवस्थित दुकान में मैंने एक पत्रिका उठाई। उसके कवर पर किसी प्रकार का हाईटेक मैकेनिकल डिवाइस दिख रहा था। इस दुनिया का तकनीकी स्तर कम से कम नानसेन के बराबर है, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में इसे काफी हद तक पार भी कर जाता है। सन ने सिर हिलाया। जल्दी से उसके टीम के सदस्यों ने कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ढूंढ लिए। कियान समूह के लोगों ने तुरंत मार्ग मानचित्रण उपकरण निकाल लिए, लेकिन मार्गों ने बाद में मिली विभिन्न पुस्तकों के मार्गों का भी विश्लेषण किया। आदि सनसी ने रेडियो के माध्यम से आदेश दिया, समय समाप्त हो गया, सब तुरंत पीछे हटो। जब कियान समूह और टीम के सदस्य पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे, तो ऊपर से हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। सबने अपना सिर ऊपर उठाया। किताबों की दुकान की दूसरी मंजिल का लकड़ी का साइन बोर्ड कटाव के कारण हवा में लहरा रहा था। फिर पूरा साइन बोर्ड गिर गया और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। आवाज पूरी जगह गूंज उठी। कई ब्लॉकों में ज़ॉम्बी ने शोर सुना और वे झुंड में आ गए। खून के प्यासे चमक के साथ वे तेजी से किताबों की दुकान की ओर दौड़े। सन ने कॉमन के साथ नजरें बदलीं। उसने रेडियो लिया और तुरंत आदेश दिया, सभी विशेष बलों के सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 20 से अधिक लोगों की टीम तुरंत युद्ध संरचना में तैनात हो गई। अपने हथियारों को किताबों की दुकान के मुख्य द्वार पर निशाना बनाकर रखा। कियान और मुझे उनके पीछे संरक्षित किया गया, सांस रोककर। कुछ ही पलों बाद सड़ी हुई लाशों के साथ एक दर्जन ज़ोंबी सड़क पर दिखाई दिए। एक सामान्य व्यक्ति के समान गति से किताबों की दुकान की ओर दौड़ रहे थे। सन्सी की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत सभी को साइलेंसर लगाने और आ रहे दर्जन भर ज़ोंबी पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियां ज़ोंबी के मुंह पर सटीकता से लगीं। काला खून छिड़क गया। कुछ ही सेकंड में सभी ज़ोंबी जमीन पर गिर पड़े। सन्सी ने रेडियो पर निर्देश दिए, साइलेंट रिलीज। कई विशेष बलों के सैनिकों ने तुरंत काम किया। अपने पोर्टेबल टर्मिनल खोले। उन्होंने साइलेंट टोही ड्रोन तैनात किए। रास्पबेरी के चांदी के ड्रोन हवा में उठे और स्क्रीन पर छवियां प्रसारित कीं। हवाई दृश्य से देखा जा सकता था कि किताबों की दुकान के बाहर सड़क पर एक और भीड़ जमा हो रही थी। वे किताबों की दुकान की ओर बढ़ रहे थे, जिनकी संख्या लगभग 30 थी। टोही ड्रोन ने आगे की खोज जारी रखी। जल्द ही सभी ने पाया कि करीब आ रहे लगभग 30 जोम्बी के अलावा अन्य जोम्बी जो करीब आ रहे थे, वे अधिक दूर थे। उन्होंने अपनी दिशा खो दी और अपनी मूल स्थितियों में लौट आए। सभी ने राहत की सांस लिए बिना नहीं रहा। अच्छा, केवल 30 बचे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से जोम्बी झुंड में आ गए। गोलियां उनके माथे पर लगीं और कुछ ही समय में उन्हें मार गिराया गया। सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद अनुसंधान कर्मियों ने जल्दी से ऊतक और रक्त एकत्र किया, लेकिन जल्द ही एक शोधकर्ता ने पाया कि गोलियों ने नष्ट कर दिया था। उनकी तंत्रिका गतिविधि पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन जोम्बी का रक्त अत्यंत सक्रिय था और उसके अंदर का वायरस अभी भी जीवित था। इस रक्त को इंजेक्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में जोम्बी में बदल जाएगा। यह सुनकर सनसी ने तुरंत आदेश दिया, अनुसंधान टीम को छोड़कर किसी को भी जोम्बी के रक्त और ऊतक के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि कोई संपर्क में आता है तो तुरंत सूचित करें। यह पुष्टि करने के बाद कि आकर्षित सभी जोम्बी समाप्त कर दिए गए थे, सभी ने आगे बढ़ना जारी रखा। साइलेंट ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहा था। मैंने ड्रोन द्वारा प्रसारित हवाई छवियों को देखा। ढहती हुई इमारतें, हर जगह लाशें। मैंने सन्सी से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अभी भी जीवित लोग हैं? सन्सी ने स्क्रीन को देखा और एक पल सोचा, हो सकता है, लेकिन अगर जीवित हैं तो संख्या अधिक नहीं होगी। रात हो गई। टीम ने एक खंडहर सुपरमार्केट में डेरा डाला। मैं फर्श पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। लोगों के बिना एक शहर कितना शांत था। सन्सी मेरे बगल में अपनी बंदूक पकड़े हुए खिड़की से आकाश की तरफ देख रहा था। उसने कहा, हाँ, वहां चांद को देखो, ये पृथ्वी के चांद से कहीं बड़ा है। आसपास के तारों की व्यवस्था और चमक आदि पृथ्वी से पूरी तरह से अलग हैं। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। अज्ञात तारे अंधेरी रात में चमक रहे थे। उस समय सन्सी का वॉकी टॉकी बजा, कप्तान, मुझे लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, बाहर निकलो और देखो। सुनने के बाद सन्सी ने तुरंत रात्रि दृष्टि चश्मा पहना और बाहर देखा। मैंने भी रात्रि दृष्टि चश्मा पहना और बाहर देखा। मैंने लगभग 3,0,4,0,0 मीटर की दूरी पर सड़क पर कई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को घूमते देखा। लेकिन दिन के मुकाबले ज़ॉम्बी की स्थिति बेहतर थी और उनकी गति दिन की तुलना में बहुत अधिक थी। अनुसंधान टीम के लोग रक्त ऊतक के नमूनों के साथ पास आए। उसने धीरे से कहा, रक्त गतिविधि में परिवर्तन के आधार पर
हम अनुमान लगाते हैं कि रात में ज़ोंबी की शारीरिक क्षमताएं लगभग दोगुनी हो जाती हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी उत्तेजना की स्थिति में प्रवेश कर जाती है। खतरा काफी बढ़ जाता है। गंभीर चेहरे के साथ संसी ने सुनने के बाद अपने अधीनस्थों को 3 समूहों में विभाजित होने और रात्रि पहरा देने के लिए बारी-बारी से आदेश दिया। अगले दिन जब ज़ोंबी की गतिविधियां धीमी हो गईं, तो टीम एक आवासीय इमारत के अंदर तेजी से आगे बढ़ती रही। उन्हें एक सड़ी हुई लाश मिली। सिर और उसके पीछे की दीवार पर गोलियों के छेद और रेडियोधर्मी खून के निशान थे और एक बिखरी हुई पिस्तौल थी। वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं था। पिस्तौल ली और उसे सील कर दिया। अंततः उन्हें अज्ञात पाठ वाली एक पुरानी डायरी मिली। वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने उसे रख लिया। टीम आगे बढ़ती रही और जल्दी ही एक बाढ़ के बाहरी इलाके में पहुंच गई। सबके उस पर से कूदने के बाद वे तुरंत दूर के चौक में घनी भीड़ में सिकुड़ गए। ज़ॉम्बी की घनी भीड़, कम से कम हजारों की संख्या में। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली और बगल में संसी को देखा। संसी का चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया था। उसने दूरबीन निकालकर देखा और पाया कि उन हजारों ज़ॉम्बी के बीच कुछ ज़ॉम्बी काफी अजीब थे। उनकी त्वचा अब पीली नहीं थी, बल्कि हरी नीली थी। त्वचा के नीचे की मांसपेशियां सूजी हुई थीं। यहाँ तक कि दिन के समय भी वे 1 सेकंड से भी कम समय में आसपास की हलचल को देख सकते थे और उनकी आंखें पूरी तरह से धुंधली नहीं थीं। संसी ने दूरबीन रखी और इशारों के माध्यम से टीम को एक पार्किंग स्थल तक पहुंचने तक आगे बढ़ना जारी रखने का आदेश दिया। मेरी आंखों में टाइमर 20 मिनट से अधिक समय दिखा रहा था। सन ने तुरंत इसे वापसी दूरी के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। उसने आसपास के सैनिकों को सतर्क रहने और चुपचाप समय बीतने की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। जल्दी से मेरी आंखों में टाइमर 5 सेकंड पर पहुंच गया। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर मेरी आंखों में नीली रोशनी की एक किरण दिखाई दी, जो मेरे सामने एक नीले टेलीपोर्टेशन प्रकाश पथ में संघनित हो गई। टीम के सदस्यों ने पीछे की रक्षा की और मैं और वैज्ञानिक अनुसंधान टीम पहले प्रकाश पथ में प्रवेश किए। फिर संसी ने टीम के सदस्यों को एक-एक करके प्रकाश पथ में प्रवेश करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने फिर से सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैं फिर से प्रकट हुआ, तो मैं पहले ही नानसिन लौट आया था। यूगोडॉन के कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मैं तुरंत आइसोलेशन कैप्सूल में प्रवेश कर गया। टेलीपोर्ट होकर लौटने वाले टीम के सदस्य भी अलग-अलग आइसोलेशन कैप्सूल में प्रवेश कर गए। फिर संतृप्ति कीटाणुशोधन किया गया। सब कुछ समाप्त होने के बाद रोग नियंत्रण केंद्र के कर्मचारियों ने यूगोडॉन को सूचित किया कि कोई संक्रमण नहीं पाया गया था और कीटाणुशोधन पूरा हो गया था। मैं भी आइसोलेशन कैप्सूल से बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने यूगोडॉन को अपने आसपास के लोगों से गंभीर चेहरे के साथ कहते सुना, "ये थोड़ा अजीब है। उस दुनिया की तकनीक और स्तर के साथ उन्हें केवल इस वायरस से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था। कोई दूसरा कारण होना चाहिए। वे डिकोडिंग विशेषज्ञ आ गए हैं। यदि ऐसा है, तो उन्हें हमारे द्वारा लाई गई पुस्तकों को तुरंत डिकोड करने दें।" यूगो ने सभी मामलों को व्यवस्थित करना समाप्त करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, "टाइमर पर कितना समय बचा है?" मैंने अपने सामने टाइमर को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा। टाइमर बदल गया था। पिछली 2 बार ये हर 24 घंटे में टेलीपोर्ट होता था, लेकिन इस बार ये 48 घंटे में बदल गया था। फिर मैंने ये बात यूगोडॉन को बता दी। यूगो के सुनने के बाद उसने कुछ सेकंड सोचा और कहा, "यह भी एक अच्छी बात है। तुम आराम कर सकते हो और हम भी अधिक तैयारी कर सकते हैं।" फिर यूगोडॉन कमांड रूम में लौट आया। उसने जल्दी से एक दस्तावेज जारी किया। ज़ॉम्बी दुनिया का पहला चरण समाप्त हो गया है। कोई वायरस रिसाव नहीं पाया गया है। राष्ट्रीय परमाणु संरक्षण ड्रिल तुरंत उठा ली जाए। दस्तावेज जारी होने के साथ सभी समाचार और इंटरनेट इस संदेश का प्रसारण करने लगे। ड्रिल में भाग लेने वाले हजारों लोग तुरंत उत्साहित हो गए। सभी खुशी से रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने सोचा था कि हम वास्तव में युद्ध में जाने वाले थे। अच्छी बात है, युद्ध नहीं हुआ। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो पता नहीं कब समाप्त होगा। उसी समय देश भर के अनगिनत लेखन विशेषज्ञ वैज्ञानिक अनुसंधान भवन में विशेष लिपियों के अध्ययन में लगे हुए थे। जल्दी से सैकड़ों विशेषज्ञों के प्रयासों के कारण एक प्रकार की लिपि, जो एक प्राचीन ब्लू अर्थ सभ्यता द्वारा उपयोग की जाती थी, सबके सामने आ गई। एक दस्तावेज भी मेरी आंखों के सामने आया। ये एक पूरा एकाकी महाद्वीप था जो महासागरों से घिरा हुआ था। महाद्वीप पर केवल एक ही देश था, स्टार एम्पायर। स्टार एम्पायर की वर्ग प्रणाली बहुत सख्त थी। ये असामान्य नहीं था कि एक परिवार के 3 लोग भूख से मर जाएं। स्टार एम्पायर के सम्राट ने एक ऐसी दवा विकसित करने का आदेश दिया जो लोगों को आज्ञाकारी बनाए, लेकिन गलती से एक तंत्रिका वायरस विकसित हो गया। यह वायरस संक्रमितों को तर्क खोने, न खाने, न पीने, लेकिन क्रियाशील रहने और आदेशों का पालन करने में सक्षम बना सकता था। साम्राज्य के एक वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकारी ने अपने नोट्स में कहा, "हमने भोलेपन से सोचा कि हमने मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए एक दवा प्राप्त कर ली है, लेकिन हमने बुरे जीवित लाशों का निर्माण किया जो आत्माओं को खा जाते हैं।" स्टार एम्पायर के सम्राट हमारे शोध के परिणामों को जानकर उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, "वफादारी को कारण की आवश्यकता नहीं होती, बिना कारण के बेहतर है।
आज्ञाकारिता ही वास्तविक कारण है। उसने आदेश दिया कि संक्रमितों को जनरेटर में बदल दिया जाए और सुझाव दिया कि उन्हें विशेष हुड और दस्ताने पहनाए जाएं ताकि संक्रमित दिन रात जनरेटर के पहियों पर पैर रखें। बाद में सम्राट ने निरीक्षण किया और जोर से हंसा। उसने कहा, मरने के बाद भी मैं देश के लिए योगदान दे सकता हूँ। ये सच्ची वफादारी है। उसके बाद सम्राट ने पूरे देश में बिजली संयंत्र बनवाए, बेहोश संक्रमितों को घूमते हुए पहियों से बांधकर दिन रात बिजली पैदा की। अंत में उसने अपना हाथ जनता की ओर भी बढ़ाया, अनगिनत लोगों को संक्रमितों में बदल दिया और उन्हें बिजली संयंत्रों में फेंक दिया, यहाँ तक कि अंततः देश की 80% आबादी संक्रमित हो गई थी। सम्राट ने सोचा कि उसने अनंत ऊर्जा में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वे नर्क के चांदी के धागे थे। जब उन्नत ज़ोंबी संगठन ने कार्य किया तो बिजली संयंत्र पर आक्रमण कर दिया गया। सेना संक्रमितों से हार गई। सम्राट ने पूरी सभ्यता के मांस और रक्त का उपयोग करके एक नए प्रकार के प्रक्षेपण प्राणी विकसित किए। बाद में उसने ये भी देखा कि उच्च स्तर के संक्रमितों ने सहयोग करना सीख लिया, उन्होंने रेंगना सीख लिया, उन्होंने जटिलता सीख ली। उस समय उसे पता चला कि सब कुछ समाप्त हो गया था, पूरी तरह से समाप्त। जानकारी पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुछ अवर्णनीय महसूस हुआ। एक विशाल साम्राज्य इतनी आसानी से ढह गया। दोपहर में यूहिन ने भी मुझे ढूंढ लिया। उसने कहा, विश्लेषण की गई जानकारी में एक नक्शा भी है। उत्तर में 200 किमी दूर एक केंद्रीय फोटोलिथोग्राफी कारखाना और एक बड़ा परिवर्तन ऊर्जा केंद्र है। आपके द्वारा लाए गए लेखों और जानकारी के अनुसार प्रोब चिप, फोटोलिथोग्राफी तकनीक और बड़े परिवर्तन समारोह। तकनीक हमसे कम से कम 50 साल आगे है। यदि हम उस फोटोलिथोग्राफी कारखाने से कुछ डेटा पुनर्प्राप्त कर सकें तो ये बहुत संभावना है कि लैंसिन में एक ऐतिहासिक सफलता आएगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि अगली बार आप उत्तर की ओर बढ़ें। यूहिंगवी को विदा करने के बाद मुझे युगोडॉन से एक सूचना मिली। अगली ट्रांसमिग्रेशन स्थिति को एलेन्योर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तुम्हें लेने वाला विमान पहले से ही रास्ते में है। जल्द ही मैं विमान में चढ़ गया और खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी। कितना विडंबनापूर्ण है, इतनी उन्नत तकनीक वाली सभ्यता को जैविक युद्ध में उलझना पड़ा, जैविक हथियारों पर शोध करना। जल्द ही विमान उतरा और मैं नीचे उतरा। धूल में लिपटी गर्म हवा के एक झोंके ने मेरे चेहरे को थपथपाया। एक युवा महिला पास आई और बोली, नमस्ते, मैं इंसिनू हूं, आपकी मनोवैज्ञानिक। मैंने संसी को देखा, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। संसी मुस्कुराया और बोला, अब तुम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संरक्षित वस्तु हो। हमें डर है कि उस दुनिया में तुम्हें कुछ ऐसा सदमा लगेगा जो तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ये महिला वो विशेषज्ञ है जिसे देश ने तुम्हारे लिए मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपने सामने टाइमर को देखा। 2 घंटे बचे हैं। जब मैं बेस में दाखिल हुआ तो मेरे सामने 15 विशेष ऑल टेरन वाहन पंक्तिबद्ध थे। मेरे बगल में इन्यू ने कहा, इस बार ऊपर वालों ने आपको बहुकार्यात्मक ऑल टेरन वाहन प्रदान किए हैं। स्क्वाड्रन की संख्या भी 40 तक पहुंच गई है। यह आपकी सुरक्षा के लिए देश के महत्व का भी एक प्रदर्शन है। मैंने वाहन की सामग्री को छुआ। यह बहुत मोटा है। ये मेरे द्वारा देखे गए किसी भी वाहन से अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि पेंट भी विशेष है। गोलियां उस पर फिसलन के निशान छोड़ती हैं। बहुत जल्द टीम के जमावड़े के साथ मेरी आंखों में टाइमर 0 पर पहुंचने वाला था। टाइमर बेस के अंदर लाउडस्पीकर पर भी गूंज उठा। मेरी आंखों में फिर से नीली रोशनी आ गई। सन ने आदेश दिया। विशेष बलों के स्क्वाड्रन ने वाहन चलाए। पहले मैंने संसी के साथ नजरें बदली और फिर अंदर चला गया। वैज्ञानिक अनुसंधान समूह ने भी पीछा किया। मेरी आंखें फिर से अंधेरी हो गईं। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से उस ज़ोंबी से भरी दुनिया में दिखाई दिया। ये बार पिछली बार से अलग है। इस बार ट्रांसमिग्रेशन सीधे उस पार्किंग स्थल में दिखाई दिया जहां मैं पहले गया था। ड्राइवर की सीट पर संसी ने रेडियो के माध्यम से निर्देश प्रसारित किए। हंटर ड्रैगन स्क्वाड्रन सबसे आगे है, ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन पीछे है। मैं और वैज्ञानिक अनुसंधान समूह बीच में जाएंगे। वॉर ड्रैगन स्क्वाड्रन किनारों पर जाएगा। आगे बढ़ने का लक्ष्य उत्तर में 200 किमी दूर ग्ल्यू में बड़ा परिवर्तन ऊर्जा केंद्र है। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी को निर्देश मिल गए, काफिला तुरंत रवाना हो गया। इंजन की गर्जना ने आसपास के ज़ोंबी को आकर्षित कर लिया। काफिले के ऑल टेरन वाहनों ने आसानी से समस्या का समाधान कर दिया, सीधे कई ज़ोंबी को टक्कर मार दी। वाहन के शीर्ष पर यांत्रिक ध्वनि आई और ड्रोन हवा में उड़ गए। पास के क्षेत्र की टोह ले रहे थे और आसपास के इलाके को वास्तविक समय में प्रसारित कर रहे थे। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद संसी ने अपनी नजर निगरानी से हटा ली और मेरी तरफ देखकर पूछा, टाइमर क्या है? इस बार मैंने अपने सामने टाइमर को देखा। 3 दिन। संसी ने यह सुनकर माथा सिकोड़ लिया। इस बार इतना लंबा है। मैं मुस्कुराया और बोला, इन ट्रांसमिग्रेशन के बाद मुझे पूर्वाभास है कि कुछ और ट्रांसमिग्रेशन का अनुभव करने के बाद मैं पोर्टल के विशिष्ट समय को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। यह सुनकर संसी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सच में, अगर हम वास्तव में खुलने के समय को नियंत्रित कर सकते हैं तो हमें इतना निष्क्रिय नहीं होना पड़ेगा। हम जब चाहें तब ट्रांसमिग्रेशन कर सकते हैं।
मैंने शरारत से पलकें झपकाईं। कुछ नहीं कहा, उसे अनुमान लगाने दिया। लेकिन जब मैं सनसी के साथ बातें कर रहा था, तो गार्ड के प्रभारी टीम के सदस्य ने हमें रेडियो पर दक्षिण पश्चिम दिशा में देखने के लिए बुलाया। सनसी और मैंने एक साथ देखा और एक किमी से थोड़ी अधिक दूरी पर 20 मीटर ऊंचा एक विशाल ज़ोंबी देखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे नीली त्वचा और विकसित मांसपेशियों वाले ज़ोंबी का एक समूह था। मैंने एक गहरी सांस ली। ज़ोंबी वास्तव में इस हद तक विकसित हो सकते हैं। सनसी ने तुरंत काफिले को दूर जाने का आदेश दिया। हम मूल मार्ग के अनुसार एक वैकल्पिक मार्ग से आगे बढ़े। जब हम विशाल ज़ोंबी की आकृति को नहीं देख सके, तो सनसी ने रेडियो लिया और अपनी नजरें जमा लीं। उसने कहा, सभी लोग इसे हल्के में न लें। विशाल ज़ोंबी की उपस्थिति वायरस के आतंक का प्रतिनिधित्व करती है। ये जानकारी से अधिक खतरनाक है। ऐसे खतरे होने चाहिए जिनकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सभी को खुश होना चाहिए। जवाब देते समय सावधान रहें। रेडियो पर संदेश भेजने के बाद सनसी ने शांत शहर की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़ॉम्बी संकट इतना सरल नहीं है जितना कि एक अनियंत्रित? उदाहरण के लिए, अब ये विशाल ज़ॉम्बी, मुझे बहुत संदेह है कि यह स्टार एम्पायर द्वारा जानबूझकर बनाया गया एक जीवित हथियार है। बस ये हथियार अंततः नियंत्रण से बाहर हो गया। मैंने सनसी की बातें सुनी और चुप रहा। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंधेरे में कुछ तारे दिखाई दिए। रेडियो पर एक टीम के सदस्य की आवाज आई, कप्तान, सामने 12 बजे की दिशा में संदिग्ध लोग हैं। हमें जाकर देखना होगा। यदि ये जीवित लोगों का अड्डा निकला, तो निश्चित रूप से इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी होगी। सनसी ने कुछ सेकंड सोचा और मना कर दिया। उसने कहा, आगे बढ़ो, अनावश्यक परेशानी मत पैदा करो। हमारा गंतव्य एंग्लियो का संलयन ऊर्जा केंद्र है। काफिला 2 घंटे तक चलता रहा। अंततः हम एंग्लियो संलयन ऊर्जा केंद्र पहुंच गए। छत पर लगे ड्रोन ने खोजबीन के लिए उड़ान भरी। केंद्र के अंदर का दृश्य जल्द ही स्क्रीन के केंद्र में दिखाई दिया। विशाल ढह गया ऊर्जा ढेर, ऊंची इमारतें ढह गईं। हर जगह हड्डियां दिखाई दे रही थीं। बहुत सारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त सैन्य उपकरण भी हैं, जो दर्शाता है कि यहाँ एक क्रूर लड़ाई हुई थी। ड्रोन की खोज समाप्त हो गई। सनसी ने तुरंत एक परिचालन आधार स्थापित करने का आदेश दिया और तुरंत काफिले में एक गार्ड टीम छोड़ दी। उसने कहा, यदि कोई स्थिति हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। बाकी मेरे साथ आओ। सभी मुख्य चैनल के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ें। ज़ोंबी की गर्जना कभी कभी सुनाई देती थी। जब कुछ ज़ोंबी ने हलचल देखी, तो सैनिकों ने तुरंत साइलेंसर वाले हथियारों का उपयोग करके गोली चलाई। हल्की थपकी की आवाज के बाद ज़ोंबी एक एक करके गिर गए। सन ने दीवार पर लगे संकेतों को खोजा। वो टीम को एंग्लियो केंद्र के नियंत्रण कक्ष में ले गया। ज़ोंबी को साफ करने के बाद अनुसंधान टीम अंदर आ गई। छोड़े गए डेटा के माध्यम से सभी ने सीखा कि यह 200 साल से अधिक पहले बनाया गया था। उस समय स्टार एम्पायर में एंग्लियो के पिता नामक उपाधि वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने अकेले ही परमाणु संलयन की 10 प्रमुख कठिनाइयों को पार कर लिया था, जिससे साम्राज्य की परमाणु संलयन तकनीक तेजी से आगे बढ़ी। ये बिजली संयंत्र साम्राज्य का एक चमत्कार भी बन गया। फिर सभी ऊर्जा कोर में गए। अनुसंधान टीम ने एक नमूनाकरण उपकरण निकाला। एक मध्यम आयु वर्ग के शोधकर्ता ने कोर सामग्री को उत्साहित नजरों से देखा। उसने कहा, यहाँ की कोर तकनीक और गर्मी प्रतिरोधी परत तकनीक ब्लू स्टार की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे शोध के लिए कुछ नमूने ले जाने की आवश्यकता है। अनुसंधान टीम ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण निकाला और कोर क्षेत्र को ध्यान से रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे नमूनाकरण आगे बढ़ा, मध्यम आयु वर्ग के शोधकर्ता की अभिव्यक्ति और अधिक उत्साहित होती गई। उसने कहा, इन सामग्रियों का संचय अत्यंत स्थिर है। इसमें प्राकृतिक स्थिरता और विकिरण प्रतिरोध है। और उन्होंने एक सुपर कंडक्टर के साथ एक क्रिस्टल का भी उपयोग किया है। जब तक हम इन नमूनों को वापस ले जाएंगे, हमारे देश का परमाणु ऊर्जा विकास निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा और यहाँ तक कि पूरी तरह से व्यावहारिक चरण में प्रवेश करेगा। ये असंभव नहीं है। इन शब्दों ने पूरी अनुसंधान टीम को उबाल दिया। सभी देश के लिए योगदान करने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहे थे, वैज्ञानिक अनुसंधान के इतिहास में अपना नाम छोड़ने के लिए। मध्यम आयु वर्ग के शोधकर्ता ने तुरंत सभी को सामग्री काटने और नमूनों को सीलबंद बक्सों में रखने का आदेश दिया। जैसे ही नमूनाकरण का काम समाप्त हुआ, सनसी के हेडसेट ने पीछे की टीम से एक चेतावनी प्रसारित की। दक्षिण पूर्व दिशा में 2 विशाल ज़ोंबी पाए गए। वे 16 किमी घंटा की गति से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीधी दूरी 1 किमी है। अनुमान है कि वे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सनसी का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत आदेश दिया, तुरंत उच्च विस्फोटक एंटी टैंक खदानें तैनात करें और गोली चलाने की तैयारी करें। फिर वो मेरी तरफ और अनुसंधान टीम के सभी लोगों की तरफ मुड़ा। अनुसंधान टीम के सभी कर्मचारी तुरंत पीछे हटे और मूल मार्ग से वापस लौटें। आदेश दे दिया गया था। सभी ने जल्दी से निकासी की तैयारी की और ऊर्जा केंद्र से बाहर भाग गए। आधा मिनट बाद मैंने गहरी सांस ली और उनका पीछा करते हुए हाँफने लगा। दरवाजे के जितना करीब आता, उतना ही मैं जमीन में हल्की सी कंपन महसूस कर सकता था। 10 सेकंड बाद पीछे के काफिले की दिशा में एक विस्फोट सुनाई दिया। मुझे दिल में पता था कि उच्च विस्फोटक एंटी टैंक खदानें फट गई थीं।
इसका मतलब था कि विशाल ज़ोंबी बस आने ही वाले थे। सबकी आगे बढ़ने की गति फिर से तेज हो गई और जब एक और विस्फोट सुनाई दिया, तब हम पहले ही काफिले में लौट चुके थे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। सनसी ने एक्सीलेटर पर पैर रखा। इंजन गर्जना करने लगा। मैंने सिर घुमाया और विस्फोट की दिशा में देखा। केवल 3, 0, 0, 4, 0, 0 मीटर की दूरी पर 2 विशाल ज़ोंबी गर्जना कर रहे थे और उनके शरीर से अंडे के छिलके लटक रहे थे। काफिले की दिशा में उन्मत्त गति से दौड़ रहे थे। सन ने मॉनिटर को देखा और कुछ सेकंड सोचा। फिर उसने वॉकी टॉकी ली और आदेश दिया कि काफिला अपनी गति कम कर दे। उसने कहा, विशाल ज़ोंबी की गति के समान गति बनाए रखे ताकि विशाल ज़ोंबी की गति के पैटर्न का परीक्षण किया जा सके। अनुसंधान टीम, रिकॉर्डिंग पर ध्यान दें। काफिले ने अपनी गति कम कर दी और एक टीम के सदस्य ने अपना सिर बाहर निकाला और विशाल ज़ोंबी पर निशाना लगाने के लिए एक एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल उठाई। एक थपकी के साथ विशाल गोली ज़ोंबी के माथे पर लगी और एक छोटा सा छेद कर दिया। लेकिन विशाल ज़ोंबी केवल लड़खड़ाया, गुस्से में दहाड़ा और एक धक्का में अपनी गति तेज कर दी। उसके माथे का छोटा सा छेद तेजी से ठीक हो रहा था। मैं स्तब्ध होकर देखता रहा और अनंत बिजली से अनुसंधान टीम की कौंपती आवाज आई। ये मरम्मत करने वाली कोशिकाओं का विस्फोट है। ये साधारण लोहा नहीं है। ये निश्चित रूप से एक डिजाइन किया गया जीव है। सन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर से आदेश दिया, उच्च विस्फोटक ग्रेनेड पर स्विच करें। वाहन की छत पर टीम के सदस्यों ने जल्दी से गोला बारूद बदल दिया और एक धमाके के साथ विशाल ज़ोंबी के माथे पर आग का एक गोला फट गया। उसका शरीर झटके से लड़खड़ा गया और गिर गया। लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसके माथे का सतही ऊतक उड़ गया था, जिससे धातु की चमक वाला उपत्वचीय ऊतक दिखाई दे रहा था। अनुसंधान टीम के सदस्य सदमे में चिल्ला उठे। ये कोशिकाओं की सोने की संरचना के प्रत्यक्ष पुनर्लेखन का उपयोग करने वाला बायोमेटेलिक ऊतक है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। सन ने सुना और सीधे रैपिड फायर तोपों पर स्विच करने का आदेश दिया। टीम के सदस्यों ने रैपिड फायर तोपों को लगाया और विशाल ज़ोंबी पर तोपों की बौछार कर दी। बार बार विस्फोटों की आवाज के बाद विशाल ज़ोंबी फिर से जमीन पर गिर गया, लेकिन जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वो काफिले की ओर दौड़ता रहा। उसके शरीर के केवल कुछ क्षेत्रों में धातु की चमक दिख रही थी। अनुसंधान टीम जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंची। साधारण हथियार अप्रभावी हैं। विशाल ज़ोंबी की शारीरिक शक्ति अत्यंत उच्च है। आग से हमले का प्रयास किया जा सकता है। सन ने तुरंत आदेश दिया, व्यक्तिगत थर्मोबैरिक बम तैयार करें। सभी वाहन सुरक्षित दूरी पर पीछे हटे। एक छोटा सा मशरूम बादल गर्जना के साथ उठा और हजारों डिग्री का उच्च तापमान बह गया। गर्मी की एक लहर ने चेहरे को झुलसा दिया और जब गर्मी की लहर और आग की रोशनी कम हो गई तो विशाल ज़ोंबी के ऊतक की बाहरी परत भी उच्च तापमान से कोलाइडल अवस्था में जल गई थी। लेकिन वो अभी भी नहीं मरा था और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। वो बिना किसी निश्चित दिशा के भटकने लगा। अनुसंधान टीम ने रेडियो पर सूचना दी कि विशाल ज़ोंबी की दृश्य और घ्राण प्रणाली उच्च तापमान से नष्ट हो गई थी। विशाल ज़ोंबी की कोशिका पुनर्प्राप्ति गति के अनुसार गणना की गई कि इसमें 2 दिन लगेंगे, जिसका अर्थ है कि उच्च तापमान की लपटें उन्हें एक निश्चित अवधि के भीतर बना सकती हैं। खतरा काफी कम हो गया है। सन ने यह सुनकर सामरिक ड्रोन जारी करने का आदेश दिया। सफेद फास्फोरस बम और थर्माइट बम लॉन्च करें। वाहन की छत से कई ड्रोन उड़ान भर गए, सीधे गोला बारूद लेकर। शेष विशाल ज़ोंबी पर एक गर्जना के साथ सफेद फास्फोरस बम और थर्माइट बम विस्फोट हो गए। उच्च तापमान की लपटें ज़ोंबी के शरीर पर फैल गईं। विशाल ज़ोंबी ने दर्द की चीख निकाली और जल्दी से अपनी दृष्टि और गंध खो दी। वो बिना सिर के मक्खी की तरह बेतहाशा दौड़ने लगा। परीक्षण कार्य पूरा हो गया। सन ने तुरंत काफिले को गति बढ़ाने और दूर जाने का आदेश दिया। 1 घंटे बाद गंतव्य पर पहुंच गया। सभी ने जबरदस्ती विकृत मिश्र धातु का दरवाजा खोला और जो देखा वो अराजकता थी। हर जगह लड़ाई के निशान थे। गोलियों के खोल के टुकड़े हर जगह थे। सनसी ने एक टूटे हुए गोल चिप का एक टुकड़ा उठाया और उसे अनुसंधान को दे दिया। शोधकर्ता ने इसे अपने हाथों में लिया और टुकड़ों को देखकर आश्चर्य से कहा, यह एक डिटेक्टर की गुप्त संरचना है। इसके अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे पहले से ही नैनोस्केल पर स्थिर उत्पादन करने में सक्षम हैं। अनुसंधान टीम ने फिर दीवार के कोने में मशीन को देखा। थोड़ा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, यह एक क्वांटम इंटेलिजेंट कैलिब्रेशन सिस्टम है। इसकी मशीनों को श्रम की आवश्यकता नहीं है। मशीनें स्वयं त्रुटियों को ठीक कर सकती हैं। सभी गहराई में जाते रहे और तकनीक से भरी लिथोग्राफी मशीनों की एक के बाद एक पंक्तियां उनकी आंखों के सामने आ गईं। अनुसंधान टीम ने परीक्षण के लिए पता लगाने वाले उपकरण निकाले और जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंचे। स्टार्टअप सिस्टम क्षतिग्रस्त है, लेकिन नियंत्रण तर्क अभी भी बरकरार है। कोर एक दोलन हस्तक्षेप मोटर है और यह भी पूरा है जब तक कुछ नमूने ले जाए जाते हैं। देश के चिप्स तेजी से विकास का अनुभव करने में सक्षम होंगे और हमें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सनसी की आंखों में खुशी की एक किरण चमकी और उसने टीम के सदस्यों से प्रमुख मॉड्यूल को अलग करने में मदद करने को कहा। उन्होंने उन्हें भंडारण बक्सों में रख दिया और आगे बढ़ने की तैयारी की। उस समय अनंत बिजली ने गार्ड टीम की आवाज प्रसारित की।
कप्तान, जीवित बचे लोग पास आ रहे हैं। 3 लक्ष्य, अभी तक कोई हथियार नहीं मिला है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वास्तव में जीवित बचे लोग हैं। सन भी थोड़ा हैरान था और उसने तुरंत इलोन टीम को अनुसंधान टीम के साथ बातचीत करने के लिए संगठित किया और साथ ही पोर्टेबल ड्रोन से वास्तविक समय की छवियां खोली। इलोन टीम और अनुसंधान टीम जीवित बचे लोगों के सामने रुक गई, लाशों के ढेर से अलग। जीवित बचे लोगों में से एक व्यक्ति जमीन पर लिख रहा था। अनुवाद के बाद उन्हें पता चला कि वो पानी और भोजन के बदले सोना देना चाहता था। इलोन टीम सोना नहीं चाहती थी। उन्होंने बस उन पर कुछ आपूर्ति फेंक दी और फिर उनसे कुछ जानकारी पूछी। उन्हें पता चला कि विशाल ज़ोंबी सबसे मजबूत अस्तित्व नहीं है, और भी अधिक डरावने ज़ोंबी हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा है। ये लोग केवल 30 से 50 लोगों के एक छोटे से जीवित बचे लोगों के अड्डे से आते हैं। ज़ोंबी के प्रकोप के कारण के बारे में वे कुछ नहीं जानते। इयोन टीम ने फिर तीनों को जाने दिया। सभी इयोन टीम के साथ फिर से मिल गए और लिथोग्राफी मशीन की सामग्री खनन क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ एक दुर्लभ सुपर कंडक्टिंग कार्बन रिवेट अयस्क है। अनुसंधान टीम ने नमूने लिए, उन्हें कृत्रिम संश्लेषण का प्रयास करने के लिए पृथ्वी पर वापस ले जाने की योजना बनाई। एक बार सभी काम पूरे हो जाने के बाद सभी आराम करने के लिए काफिले में लौट आए। मैं सीट पर टिक गया। थकान की एक तीव्र अनुभूति ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं फिर से जागा तो मेरी आंखों में टाइमर केवल 5 मिनट का था। काफिला पहले से ही तैयार था। संसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, सोमत, हम वापस जा सकते हैं। मैंने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। जिस क्षण टाइमर 0 पर पहुंचा, परिचित नीले प्रकाश का पर्दा मेरी आंखों के सामने फैल गया और काफिला एक एक करके अंदर चला गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और जब मुझे रोशनी मिली तो मैं पहले से ही एनएनयूआर के भूमिगत आइसोलेशन कैप्सूल में था। ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक लाउडस्पीकर से आवाज आई, दोनों तरफ के वाहनों की वापसी की पुष्टि हो गई है। सभी कर्मचारी तैयार हो जाएं। संतृप्त कीटाणुशोधन कार्यक्रम सक्रिय करें। एक घने सफेद कोहरे ने तुरंत काफिले को अपनी चपेट में ले लिया। सफेद कोहरे के छंटने के बाद संसी और मैं दूसरों के साथ एक एक करके वाहन से बाहर निकले। वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने तुरंत परिणाम नेताओं को सूचित किए। संसी ने अपनी ओर से कार्रवाई के पाठ्यक्रम की सूचना दी। जब यूओडॉन ने विशाल ज़ोंबी के अस्तित्व के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला किया, अगली बार जब हम पार करें तो ऑल टेरन वाहनों का उपयोग न करें, सीधे नए कवच भेदी प्रोजेक्टाइल से लैस मुख्य युद्धक टैंकों का उपयोग करें। इन शब्दों ने सम्मेलन कक्ष में सभी को स्तब्ध कर दिया। मुख्य युद्धक टैंक देश के मुख्य सक्रिय उपकरण हैं और कवच भेदी प्रोजेक्टाइल के साथ उनकी शक्ति आश्चर्यजनक है। ये मोर्टार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन यूगोडॉन ने बात करना समाप्त नहीं किया था और उसने फ्लेमथ्रोवर भी लाने का आदेश दिया। उसने कहा, व्यक्तिगत लड़ाई का राजा, इस हथियार की विस्फोटक शक्ति 6 टीएनटी बार के बराबर है। जब सभी ने यह खबर सुनी तो उन्होंने अपना मुंह इतना खोल दिया कि उसमें बत्तख के अंडों का एक गुच्छा समा सकता था। उन्होंने सोचा, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश ने वास्तव में इस तरह के उच्च शक्ति वाले हथियार निकाल दिए। सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलने के बाद इंसिनू ने मुझसे कुछ देर बात की। उसने मुझे आधे घंटे का प्रेरक भाषण दिया। अगली यात्रा में 5 दिन शेष होने के बारे में जानकर उसने सीधे मुझसे 4 दिन की छुट्टी मांग ली। अंत में इंसिनू और ब्लैक ड्रैगन टीम के 2 सदस्यों के साथ हम पीले पहाड़ पर चढ़ने गए। पहाड़ की ढलान पर मैं नीचे शहर के हजारों घरों की रोशनी को देख रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। जब मैं जुआन मिंडिन की चोटी पर पहुंचा तो ठीक सूर्योदय का समय था। मैं जोर से चिल्लाया। डर का सारा जमा हुआ बोझ मुक्त हो गया। उसके बाद हम वापस मोड़ में आ गए। ये वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं। लेकिन उतरने के कुछ ही घंटों बाद मेरी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका से हुई। वो एक आदमी के साथ हाथों में हाथ डाले चल रही थी, जिसने एक उच्च श्रेणी का सूट पहना हुआ था। वो सुइन था। सुई ने इनिनू को देखा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। जैसे ही मैं जाने वाला था, उसने मुझे रोक लिया। सुई इंसिनू के पास गई, उसके चेहरे को देखा और एक लालची अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कहा, उसकी कीमत लगाओ। 10,000। ये क्या है? 5 लाख। तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। आखिरकार तुम्हारे स्तर की सुंदरता वास्तव में दुर्लभ है। मैंने अपनी पूर्व प्रेमिका को देखा। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराई, लेकिन फिर भी सुइन का हाथ नहीं छोड़ा। उसने सोचा, ये पैसे की शक्ति है। अगर वास्तव में काम नहीं करता है तो 1 मिलियन। सुई ने देखा कि इंसिनू प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था और थोड़ा नाराज हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी राय में इस दुनिया में कोई नहीं था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन वो जल्द ही स्तब्ध रह गया। इंसिनू ने 1 मिलियन सुनने जैसा भी नहीं किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरों की परवाह किए बिना पूछा, क्या ये तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? कुछ खास नहीं। ये कहने के बाद उसने दोनों के पीले चेहरों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे मुझे खींच लिया। दोपहर में इंसिनू मुझसे पुरानी मजेदार कहानियों के बारे में बात कर रहा था। ब्लैक ड्रैगन टीम का एक सदस्य मेरे पास आया और फुसफुसाया,
कोई तुम पर हमला करने वाला है। हमने पहले ही पास के सुरक्षा कार्यालय से संपर्क कर लिया है। तुम्हें सुरक्षा मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। मैं नीनू के साथ बातें करता रहा। 10 मिनट बाद सुरक्षा कार्यालय के लोग आ गए और उन्होंने जल्दी से संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि ये लोग सुमिन के अधीनस्थ थे, क्योंकि सुमिन ने दिन के उजाले में सड़क पर अपना चेहरा खो दिया था। उसने मुझे सबक सिखाने के लिए लोगों को भेजा था। युवन को इसके बारे में पता चलने के बाद उसने कहा कि वो उसे कड़ी सजा देगा। उसने तुरंत सुमिन के पिता और पुत्र के अवैध कार्यों की गहन जांच करने के लिए लोगों को भेजा, साथ ही उनके पीछे के रिश्तों के नेटवर्क को भी, और उन सभी को जड़ से उखाड़ फेंका। कुछ ही दिनों में सुमिन के पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया गया। मैं भी काफी मस्ती कर चुका था। ये देखकर कि टाइमर में 2 दिन बचे हैं, मैं इंसिनो और दूसरों के साथ एनयूआर लौट आया और सनसी से मिला। फिर से रवाना होने की तैयारी कर रहा था। टाइमर के आखिरी दिन मैंने बेस में 10 मुख्य युद्धक टैंक और 10 बख्तरबंद वाहन देखे। मेरा दिल धड़क उठा। सनसी ने एक तरफ बताया, चाहे टैंक हो या बख्तरबंद वाहन, ऊपर वालों की टीम कस्टम मेड है और नवीनतम रक्षा प्रणाली से सुसज्जित है। जिस क्षण टाइमर 0 पर पहुंचा, नीले प्रकाश का पर्दा फिर से प्रकट हुआ और टैंक और बख्तरबंद वाहन गर्जना करते हुए अंदर चले गए। मैं टैंक के कमांड रूम में बैठ गया, रेडियो उठाया और कहा, इस बार टाइमर 3 दिन का है, समय काफी है। चलो चलते हैं उन विशाल ज़ॉम्बी को खोजने। आग की शक्ति का परीक्षण करें। सनसी के एक आदेश के साथ रडार ने ओवर फ्रीक्वेंसी खोज चालू कर दी। काफिले के आगे बढ़ने के तुरंत बाद उन्हें एक विशाल ज़ॉम्बी मिला। एक ड्रोन हवा में उठा। छवि टैंक के अंदर वास्तविक समय में प्रक्षेपित हुई, सीधे विशाल ज़ॉम्बी पर निशाना साधा, जो शहर के केंद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके शरीर पर अभी भी बड़े बड़े जले हुए क्षेत्र थे। वो वही था जिसका हम पहले सामना कर चुके थे। वैज्ञानिक अनुसंधान टीम के लोगों ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में इस प्रकार की सेलुलर गतिविधि उसे मूल रूप से कुछ ही दिनों में ठीक होने की अनुमति देती है। सनसी ने आदेश दिया कि टैंक नंबर 1 तुरंत विस्फोट करे। मुख्य बंदूक दागे। एक गर्जना के साथ विशाल प्रक्षेप पे सटीक रूप से लगा और विशाल ज़ोंबी का सिर सीधे नष्ट हो गया। सिर उड़ गया। जमीन अत्यधिक गर्म हो गई। थर्मल कैमरे ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। प्रभाव को देखकर सभी को राहत महसूस हुई और रेडियो पर जुआन फू की आवाज सुनाई दी। अगर टैंक के गोले भी उसे नहीं मार सकते, तो उन्हें बाद के मार्ग की फिर से योजना बनानी होगी। अनुसंधान टीम के लोग उत्साहित थे और विशाल ज़ोंबी के आंतरिक ढांचे का अध्ययन करने के लिए पूरे ज़ोंबी झुंड को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सनसी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और बख्तरबंद वाहनों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। रॉकेट लॉन्चर और कई प्रकार की आग ने क्षेत्र को तबाह कर दिया, जल्दी से ज़ोंबी झुंड को खत्म कर दिया। सनसी ने फिर से ड्रोन को यह जांचने का आदेश दिया कि कहीं जीवित बचे लोग हैं या नहीं। एक बार सुरक्षा की पुष्टि हो जाने के बाद अनुसंधान टीम ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन की सुरक्षा के तहत विशाल ज़ोंबी के शरीर के पास पहुंची। ड्रोन की छवियों के माध्यम से मैंने शोधकर्ताओं को दस्ताने पहने हुए एक हथियार के साथ ज़ोंबी के शरीर को थपथपाते देखा, जिससे धातु की गूंज पैदा हुई। उन्होंने कमी स्कैनर निकाले। फिर उन्होंने कहा, अस्थि मज्जा का घनत्व पारंपरिक मिश्र धातुओं से अधिक है, कम से कम 300 मिमी मोटाई के कवच के बराबर। मुझे जांच के लिए एक भाग काट कर ले जाने की आवश्यकता है। एक उच्च परिशुद्धता इलेक्ट्रिक आरी जल्दी से शुरू हो गई। रडार ने जीवित बचे लोगों के एक समूह का स्कैन किया। ड्रोन ने पुष्टि की कि वे वही लोग थे जो पिछली बार मिले थे। टैंक बेतरतीब ढंग से उनकी दिशा में मुड़ गया। फिर वो आदमी जिसके साथ उन्होंने पिछली बार आपूर्ति का आदान प्रदान किया था, अनुवाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से पास आया। उन्हें पता चला कि उसका नाम ड्यूक था। ड्यूक ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। जीवित बचे लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन ने जांच की कि यह सुरक्षित था। तब मैं टैंक से नीचे उतरा। वॉर ड्रैगन स्क्वाड्रन के सदस्यों ने तुरंत मुझे बचाने के लिए घेर लिया। ड्यूक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, कृतज्ञता में हाथ जोड़े और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने हमें जो आपूर्ति दी थी, उससे हमें बहुत मदद मिली। मैंने कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस पानी और भोजन है। वैसे आप लोग कहाँ से आते हैं? ड्यूक ने कहा कि वे पश्चिम में एक छोटे से जीवित बचे लोगों के अड्डे से आते हैं। वे इस बार भोजन की तलाश में निकले थे। यहाँ विस्फोट सुनकर वे ये देखने आए थे कि क्या हुआ। उसने उत्सुकता से यह भी पूछा कि हम कहाँ से हैं। उसने कहा कि उसने इतने शक्तिशाली हथियार कभी नहीं देखे थे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आता हूँ। मैं यहाँ स्थिति की जांच करने आया था। ड्यूक की नज़र उसके पीछे टैंक और बख्तरबंद वाहन पर पड़ी। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा था। उसने कहा, आपके हथियार बहुत शक्तिशाली दिखते हैं, उन सभी हथियारों से अधिक शक्तिशाली जो मैंने देखे हैं। मैंने कहा, ये सब हमारे देश द्वारा विकसित किए गए हैं और इनसे भी अधिक शक्तिशाली हथियार हैं। ड्यूक ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई। इनसे भी अधिक शक्तिशाली हथियार हैं। थोड़ी चुप्पी के बाद ड्यूक ने अपनी इच्छा व्यक्त की, आपके पास अधिक भोजन है।
हमारे अड्डे पर भी आपूर्ति समाप्त हो रही है। यहाँ सोना है। मैं आपको कुछ पानी और भोजन देने के लिए दे सकता हूँ। ड्यूक कॉम्प उठा और माफी मांगने लगा। मैंने कहा, धन्यवाद। फिर टैंक काफिला अगले गंतव्य की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में खनन क्षेत्र की ओर 7-8 घंटे के बाद चल दिया। अंततः हम खनन क्षेत्र में पहुंच गए। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन ने परिधि को सुरक्षित कर लिया। हंटर ड्रैगन स्क्वाड्रन और वॉर ड्रैगन स्क्वाड्रन ने खनन क्षेत्र में खोजबीन की। अनुसंधान टीम ने जानकारी एकत्र की। जल्द ही सभी को लगभग 2 टन अयस्क मिला, जिसमें आध्यात्मिक कोयला अयस्क और सुपरो अयस्क शामिल थे। कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ अयस्क भी थे। खतरा 200 मीटर पर जोम्बी। सन चिल्लाया। मैंने अपना सिर उठाया और दूर एक साधारण जोम्बी देखा और उसी समय बटन दबाया। लेकिन अगले ही सेकंड बख्तरबंद वाहन ने उसे सीधे कुचल दिया, उसे कीमा बना दिया। जब पोर्टल में 1 घंटा बचा था, तब तक सभी ने संग्रह का काम पूरा कर लिया था। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में बैठकर बातें कर रहे थे। इस बार अच्छी फसल थी। हमने न केवल साजिश के ज़ॉम्बी को खत्म किया, बल्कि साजिश के ज़ॉम्बी के नमूने भी प्राप्त किए, बल्कि इतने सारे खनिज भी एकत्र किए। यदि इन खनिजों को वापस ले जाकर उन पर प्रयोग किया जाता है, तो देश का तकनीकी स्तर निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगा। मैंने सभी पर नजर डाली। सभी के चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। मैं भी खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही समय बीतने के साथ मेरी आंखों में टाइमर 0 पर पहुंच गया। पोर्टल फिर से खुल गया। सबकी आंखों के सामने नीली रोशनी दिखाई दी। लेकिन इस बार मुझे अपने दिल में कुछ अलग महसूस हुआ। मुझे एक विचार आया, इसे बड़ा करो। इस नीली रोशनी का किनारा वास्तव में थोड़ा फैल गया। इसे छोटा करो। अभी अभी फैला हुआ किनारा फिर से सिकुड़ गया। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने फिर से कोशिश की। ये पोर्टल वास्तव में मेरे विचारों को महसूस कर सकता था। फिर मैंने इसे बंद करने और फिर खोलने के लिए नियंत्रित किया। ये नीली रोशनी वास्तव में बंद हो गई और फिर से खुल गई। मेरे आसपास के लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि पोर्टल बंद हो रहा है और खुल रहा है। अंत में संसी ने कौंपती हुई पूछा, क्या तुम पोर्टल को नियंत्रित कर सकते हो? मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया, हाँ। संसी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने कहा, यह अब एक यादृच्छिक पोर्टल नहीं है, बल्कि एक स्थिर सीमा पार चैनल है। ये एक ऐतिहासिक स्तर की सफलता है, जिसका अर्थ है कि भविष्य की रणनीति में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। देश तेजी से विकसित होगा, एक नए अवसर में प्रवेश करेगा। उत्साह के बाद सभी ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को पोर्टल की ओर चलाया। फिर से मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं ओपनर लौट आया था। पोर्टल कीटाणु शोधन की एक श्रृंखला के बाद सन ने तुरंत इस खबर की सूचना दी। देश ने जल्द ही एक आदेश जारी किया, औपचारिक रूप से एक विश्व विकास आधार स्थापित करें। 1 सप्ताह बाद हजारों वैज्ञानिक शोधकर्ता आ गए। सैन्य और नागरिक इंजीनियरिंग निर्माण का विस्तार हुआ। सैकड़ों किलोमीटर और दर्जनों इमारतें कहीं से भी खड़ी हो गईं। 2 भारी हथियारों से लैस सिंथेटिक एल्यूमिनियम समूह आधार पर स्थापित किए गए थे। पोर्टल के अनुप्रयोग के बारे में मेरी समझ भी गहरी हो गई थी। मैं ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। पोर्टल को 3 मोड में सेट कर सकता था, प्रवेश और निकास निषिद्ध, एक तरफा और 2 तरफा। बुधवार को मुझे राज्य से एक आदेश मिला। उन्होंने मुझे एक बड़े चौक में जाकर पोर्टल खोलने को कहा। मैं डर गया। जब मैं चौक में पहुंचा तो मैंने घनी भीड़ देखी। रॉकेट वाहनों और बख्तरबंद टैंकों के कई वाहन 7 या 8 पंक्तियों में खड़े थे। मैंने 10 मीटर से अधिक और 20 मीटर से अधिक लंबा मिसाइल लॉन्चर भी देखा। सदमे के बाद मुझे पता चला कि देश औपचारिक रूप से दूसरी दुनिया में कदम रखने वाला था। अन्यथा उन्होंने 2 भारी हथियारों से लैस सिंथेटिक एल्यूमिनियम समूह भेजने की योजना नहीं बनाई होती। इसलिए मैंने नीली रोशनी उत्सर्जित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया। 100 मीटर से अधिक चौड़ा एक पोर्टल विशाल चौक में दिखाई दिया। स्टील की एक धारा गर्जना करते हुए व्यवस्थित रूप से पोर्टल में प्रवेश कर गई, लगातार दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई। 1 सप्ताह बाद मैं दूसरी दुनिया के कमांड सेंटर के अवलोकन मंच के सामने खड़ा था। उस आधार को देख रहा था जो बहुत बदल गया था। भारी हथियारों से लैस सिंथेटिक एल्यूमिनियम समूहों ने एक अच्छा स्थान चुना था। वे शहर के बाहरी इलाके में खदान के आसपास तैनात थे। शहर के पास कुछ शहरी संसाधन प्राप्त करने के लिए और खदान के पास खनन के लिए सुविधाजनक थे। लेकिन यह मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि सैन्य निर्माण भी दूसरी दुनिया में आ गया था। आधार पर पागल निर्माण ने 5 दिनों में एक उपग्रह प्रक्षेपण आधार स्थापित किया और इस दुनिया का पूरी तरह से पता लगाने के लिए ड्रोन का एक बेड़ा लॉन्च किया। शायद बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। उनके शरीर की गंध ज़ॉम्बी द्वारा पता लगा ली गई थी। शहर में ज़ॉम्बी ने 7, 8, 0, 0, 0 लोगों का झुंड बनाकर आधार पर हमला कर दिया। बेस के सैटेलाइट ने पहली बार ज़ॉम्बी झुंड का पता लगाया। अलार्म अचानक बज उठा। दूसरी दुनिया के उप कमांडर हांग झान ने तुरंत भारी हथियारों से लैस सिंथेटिक एल्यूमिनियम समूहों में से एक का नेतृत्व किया। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए मोर्चे पर तैयारी की। यहां तक कि रॉकेट वाहन और टैंक भी बचाव के लिए तैयार थे। ज़ॉम्बी के आग के कवरेज की सबसे अच्छी सीमा में प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत लंबी दूरी की तोपखाने सैनिकों को आग संरक्षण हमले करने का निर्देश दिया। ड्रोन द्वारा प्रसारित स्क्रीन के माध्यम से
मैंने 10 से अधिक बख्तरबंद वाहनों को अपने पीछे के कवच खोलते देखा, प्रक्षेपियों को प्रकट करते हुए 10 किमी से अधिक दूर ज़ोंबी झुंड पर हमला किया। फिर मैंने ज़ोंबी झुंड में दर्जनों छोटे मशरूम बादलों को उड़ते देखा। ज़ोंबी विस्फोट में चूर-चूर हो गए। कुछ मिनटों के बाद आग बुझ गई। कमांड रूम को पर्यवेक्षक से एक रिपोर्ट मिली। लक्ष्य क्षेत्र में जीवन के कोई संकेत नहीं है। ये निर्धारित किया गया है कि ज़ॉम्बी झुंड पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैंने सोचा, क्या ये देश की ताकत है? ये बहुत डरावना है। लगभग 10,000 ज़ॉम्बी के एक समूह को बिना अपना चेहरा दिखाए ही समाप्त कर दिया गया। मुझे वास्तव में संदेह है कि वे ज़ॉम्बी फिल्में कैसे फिल्माई गईं। वे देश वास्तव में ज़ॉम्बी से नष्ट हो जाएंगे। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। अगले 2 हफ्तों में आधार पर सैन्य निर्माण अभी भी उन्मादी गति से चल रहा था। कई रडार संरचनाओं, विद्युत चुंबकीय तोप रक्षा टावरों ने एक आधार का प्रोटोटाइप बनाया। हर सुबह दर्जनों वाहन खदान की ओर जाते थे और रात को भरे हुए लौटते थे। यूरेनियम और सुपर गोल्ड जैसे सामरिक खनिजों से लदे हुए पोर्टल के माध्यम से लगातार पृथ्वी पर वापस भेजे जाते थे। उसी समय चीन अनुसंधान संस्थान में बैगू ने अपने हाथ में परीक्षण के परिणामों को देखते हुए दांत पीस लिए। एक और विफलता, इंग्लैंड का लिथोग्राफी मशीन सामग्री पर प्रतिबंध बहुत सख्त है। वर्तमान सामग्री प्रतिबंधों के साथ इंग्लैंड को पकड़ने में कम से कम 50 साल लगेंगे। बहुत बड़ा अंतर। जब वे अभी भी सोच रहे थे कि प्रतिबंध को कैसे पार किया जाए, तो कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। एक भूवैज्ञानिक शोधकर्ता ने उत्साहित होकर कहा, रिपोर्ट निदेशक, ये एक नई सामग्री है जिसे जीरो कार्बन अयस्क और सुपर गोल्ड अयस्क कहा जाता है। कहा जाता है कि इसका उपयोग सीधे लिथोग्राफी के लिए किया जा सकता है। बैगू स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि उसने गलत सुना है। उसने कहा, क्या बकवास है? कौन सी सामग्री सीधे लिथोग्राफी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? ये सिर्फ एक सपना है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई सामग्री मौजूद है। लेकिन जब उसने जीरो कार्बन अयस्क को सूरज की रोशनी में हल्की नीली रोशनी से चमकते देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर क्रिस्टल बह रहे हों। उसने सामग्री ली और रोशनी के नीचे ध्यान से देखा। जितना अधिक उसने देखा, उतना ही अधिक वो उत्साहित हो गया। बहुत देर बाद उसने अपना सिर उठाया और पूछा, ये कहाँ से आया? अनुसंधान कर्मियों ने सावधानी से कहा, गोपनीय। बैगू ने बुरे मूड में कहा, मेरे अधिकार के साथ भी गोपनीय चीजें हैं। ये अलौकिक तकनीक हो सकती है। बैगू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसकी नजर गंभीर हो गई। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से आए हो। जब से ये बिजली का संचालन कर सकता है और प्रतिध्वनित हो सकता है, तो मैं इसे चीन की प्रकाश तकनीक का मस्तिष्क बना दूंगा। ये कहने के बाद उसने अयस्क लिया और परीक्षण क्षेत्र में चला गया। उसी समय दूसरी दुनिया में जीवित बचे लोगों के एक छोटे से अड्डे में ड्यूक ने नेता बोवेन से उत्साहित होकर कहा, महोदय, मैं उन लोगों के उस समूह से फिर से मिला हूं। सर्वनाश के आगमन के बाद वे वास्तव में अलग हैं। मानव स्वभाव कितना घिनौना है। दूसरों की मदद करने की तो बात ही छोड़ दें, आग में से निकाल कर लेना ही अच्छा है। लेकिन उस समूह ने बिना किसी शर्त के 2 बार मेरी मदद की और उन्होंने मेरा पैसा भी स्वीकार नहीं किया। वे संत हैं, बोवेन। बोवेन ने कहा, इस दुनिया में कोई संत नहीं है। उस समूह का निश्चित रूप से कोई उद्देश्य है, बस हम नहीं जानते। प्रमुख, ड्यूक ने कहा, उस समय तुम उन्हें नहीं जानते थे। तुम उनसे निकलने वाली पवित्रता और ईमानदारी को महसूस नहीं कर सकते थे। अगर वे वास्तव में बुरे लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि दुनिया नष्ट हो जाए। ये कहते ही बाहर एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। पूरा छोटा सा अड्डा थोड़ा हिल गया। छत से अनगिनत राख गिर गई। गार्ड डर के मारे अंदर घुस गए। दुश्मन, सफलता। ऐसा लगता है कि बाहर युद्ध चल रहा है। बोवेन ने अपना सिर उठाया। आवाज सुनकर उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। गड़गड़ाहट तोपों की थी और वे भारी तोपें थीं। यह पैमाना कम से कम आधी घुड़सवार सेना का है। असंभव। साम्राज्य 50 साल पहले गिर गया था। भले ही सेना के अवशेष हों, वे आग की शक्ति का यह घनत्व नहीं रख सकते। यह दैवीय दंड है। जुके कुछ आदमियों को जांच के लिए ले जाता है। ड्यूक और बाकी लोग जल्दी से उस दिशा में चले गए जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उनकी आंखों में सदमा बढ़ता गया। उनमें से अनगिनत स्टील की धाराएं दूर एक ड्रैगन की तरह जोम्बी की भीड़ के खिलाफ संगम कर रही थीं। एक संतृप्ति हमला कर रही थीं। वे जोम्बी आग की शक्ति के तहत मिट्टी की आकृतियों की तरह गायब हो गए। डरावने विशाल जोम्बी भी ऐसे ही थे, तोपखाने की आग के तहत कीमा बनकर रह गए। ड्यूक और बाकी स्तब्ध थे। ये सेना कहां से आई? बहुत डरावना। जोम्बी को मारना एक खेल की तरह। ड्यूक संभल गया। चलो, चीफ ऑफ स्टाफ ने भी एक बार कहा था। लेकिन जैसे ही ड्यूक और बाकी मुड़े, 7-8 बख्तरबंद वाहन धूल उड़ाते हुए आए। उनके पीछे एक पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक वाहन से बाहर निकला और अनगिनत लेजर रेड डॉट्स उन पर गिरे। फिर
एक अपेक्षाकृत वरिष्ठ सैनिक पास आया और अनुवादक ने एक यांत्रिक और ठंडी आवाज निकाली। नमस्ते, हमारा नेता आपको चाय पीने के लिए आमंत्रित करता है। फिर ड्यूक सैनिकों के पीछे सेना के ठिकाने तक गया। जैसे ही वे अंदर गए, वे अपने सामने के दृश्य को देखकर बेहद आश्चर्यचकित रह गए। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की कतारें चुपचाप एक तरफ खड़ी थीं। सैकड़ों रॉकेट लॉन्चरों की एक संरचना हवा बारूद की तेज गंध से भरी हुई थी। सैनिकों के कदम जोरदार और गूंजने वाले थे। ड्यूक की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। यह सुरक्षा की एक लंबे समय से प्रतीक्षित भावना थी, एक ऐसी भावना जो सभ्यता और व्यवस्था से संबंधित है। जब वो अस्थायी कमांड पोस्ट में गया और मुझे कमांड पोस्ट में नेता के साथ चाय पीते देखा, तो वो स्तब्ध रह गया। तो तुम हो। मैंने सोचा था कि पिछली टीम ही तुम्हारी पूरी ताकत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली टीम होगी। अंत में उसकी आंखें सदमे से भर गईं। वो उन विमानों और तोपों की कल्पना नहीं कर सकता था जो अभी अभी रास्ते में गुजरे थे। सभी प्रकार के उच्च तकनीक वाले हथियार, ऐसी ताकत, यहां तक कि साम्राज्य के चरम पर भी इससे अधिक कुछ नहीं थी। मैं मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया और फिर उसे अपने बगल में खड़े जुआन झान से मिलवाया। ये हमारे कमांडर इन चीफ हुआन झान हैं। ड्यूक ने अपने सामने खड़े गरिमामय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और अचानक थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, नमस्ते। हान झान ने अपने सामने खड़े बेचैन युवक को देखा और दयालुता से मुस्कुराया। घबराओ मत, बैठो, मैं कुछ जानना चाहता हूं। ड्यूक ये सुनकर और भी घबरा गया। महोदय, मैं थका नहीं हूं, बेहतर होगा कि मैं खड़ा रहूं। उसने सोचा, मजाक है। इस शक्तिशाली सेना के सामने यदि साम्राज्य में उसी स्तर का कोई बड़ा व्यक्ति होता तो वो बैठने की हिम्मत करता। उसके पास देखे जाने की योग्यता भी नहीं होती। हांग झान ने उसे मजबूर नहीं किया और पूछना जारी रखा, आपके जीवित बचे लोगों के अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने लोग जीवित हैं? ड्यूक ने कहा, हमारे जीवित बचे लोगों के अड्डे में लगभग 3000 लोग हैं, लेकिन भोजन का भंडार समाप्त हो रहा है। कई जीवित बचे लोग पहले से ही हर 2 दिन में एक बार भोजन करने लगे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अन्य जीवित बचे लोगों के अड्डों में पहले से ही नरभक्षण शुरू हो गया है। सुनने के बाद वान झान ने एक पल सोचा, मुझे केवल कुछ लोगों की आवश्यकता है जो काम में मदद करें। आपूर्ति कोई समस्या नहीं है, सुरक्षा की गारंटी है। 8 घंटे का कार्य दिवस, सुबह 2 घंटे का आराम। संभवतः एक दिन का काम एक सप्ताह के राशन के लिए विनिमय किया जा सकता है। ड्यूक ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और अविश्वास में फिर से पूछा, यह डर की एक भ्रम था? सच में? हांग झान मुस्कुराया। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से सच है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मनोरंजन और जीवन उत्पाद भी तैयार किए हैं। ये कहने के बाद हांग झान खड़ा हो गया और कई लोग एक कमरे में पहुंच गए। रोशनी चालू हो गई। जीवन आपूर्ति के ढेर, साथ ही टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वीडियो गेम कंसोल आदि। ड्यूक ने अपना मुंह खोल दिया और फिर यह पुष्टि करने के लिए अपने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारा कि वो सपना नहीं देख रहा था। ये सब हमारे लिए भी है? मैंने कहा, सही है, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ड्यूक की आंखों से आंसू बह निकले। बहुत देर तक उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक लंबे समय से अनुपस्थित चमक थी। मुझे वापस जाकर मालिक को बताना होगा। इस बीच जीवित बचे लोगों के अड्डे में ड्यूक और बाकी अभी तक नहीं लौटे थे। डुवेन अपनी मेज पर बैठा था। उसने चिंतित होकर एक अन्य अधीनस्थ से पूछा, रिपोर्ट करो प्रमुख, ड्यूक की कोई खबर नहीं है। यह सुनकर जुवेन का चेहरा उदास हो गया। सर्वनाश में कोई खबर न होने का मतलब है मौत। सर्वनाश की क्रूरता ऐसी है। प्रमुख, प्रमुख, बुरी खबर, मिदावा मरने वाली है। कृपया आकर देखें। लगभग 40 वर्ष की एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसका चेहरा घबराहट से भरा था, अंदर घुसी। जल्द ही सभी एक तात्कालिक अलगाव कक्ष में पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक नम, दमघुंटू और बासी गंध आई। जमीन पर पुआल की चटाई पर लगभग 10 साल की एक लड़की लेटी हुई थी। उसकी पिंडली मोटे कपड़े की पट्टियों में लिपटी हुई थी, लेकिन उसमें से काला खून पहले ही रिस चुका था। यदि ध्यान से सूंघा जाए तो सड़न की गंध अभी भी आ सकती थी। एक नजर में जुवेन जानता था कि लड़की के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पहले से ही गहराई से संक्रमित थी। दवाओं की कमी वाले इस सर्वनाश में ये मौत की सजा थी। तुरंत बाद जुवेन ने मां की ओर चुपचाप से हिलाया। जो होना है होने दो। ये सुनकर मां ने न तो चिल्लाया और न ही शोर मचाया। वो बस पास आई और अपनी बेटी के गाल को छुआ, आंसू बहाती हुई जो वो रोक नहीं सकती थी। जुवेन का भी गला रुंध गया। उसने अपनी जेब से आज के भोजन का अपना राशन निकाला और जमीन पर रख दिया। वो चुपचाप चला गया। वो पूरे अड्डे के सबसे ऊंचे स्थान पर लौट आया। बिना किसी निश्चित दिशा के उस अड्डे को देख रहा था जो ढहने वाला था। कोई दवा नहीं, कोई भोजन नहीं, बाहर पानी नहीं है। डरावने ज़ॉम्बी हैं। अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
जब वो विचार कर रहा था कि क्या उसे इसे भंग कर देना चाहिए, तो उसने अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी। मुड़कर उसने पाया कि वो ड्यूक था, जो गायब हो गया था। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने ड्यूक को उत्साह से कहते देखा, भाई, हम बच गए। सच में, हम बच गए। जुवेन ने कहा, कैसे बच गए? ड्यूक ने कहा, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि लोगों का एक समूह था जो मुझे मुफ्त में पानी और भोजन देता था? अब उनकी मुख्य सैन्य बल आ गई है। हजारों लोग हैं। पहले जोम्बी पर बमबारी करने वाला उपकरण उनका समूह था। उनकी भारी आग की शक्ति भी अत्यधिक है। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की कतारें कम से कम 1000। हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर आदि भी हैं, और उनके पास प्रचुर मात्रा में आपूर्ति है। वे श्रम के बदले आपूर्ति का आदान प्रदान करना चाहते हैं। 8 घंटे का कार्य दिवस, सुबह 2 घंटे का आराम। जुवेन ने कहा, सच में, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मैं लोगों को वहां ले गया ताकि वे उन्हें निचोड़ें और सुखा दें। ड्यूक ने प्रमुख के संदेह को सुनकर तुरंत एक इशारे के साथ उत्तर दिया कि यह असंभव था। वे सभ्य लोग हैं। बेकार मानवता आशाहीन है और उनकी ताकत 100% है। उन्होंने व्यक्त किया कि वे वास्तव में मदद करने के लिए हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जुवेन चुप हो गया। ड्यूक सही था। यदि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में ऐसी शक्ति है, तो हमारे विश्वास करने या अनकरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद उसने तुरंत एक निर्णय लिया। साथियों, सभी तुरंत इकट्ठा हो जाएं। सभी खोज दल तुरंत अड्डे पर लौट आएं। हम स्थानांतरित हो रहे हैं। आदेश देने के बाद जुवेन ने कहा। तिरपाल तंबू, टिन के घरों, पुआल के घरों से लोग, जब उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस के शब्द सुने, तो बाहर निकलने लगे। सुबह 2 घंटे का आराम। सभी ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या मजाक है? ये पहले से ही सर्वनाश है और अभी भी इस तरह के लाभ हो सकते हैं। सर्वनाश से पहले भी ये लाभ नहीं थे। रात 10 बजे काम से बाहर निकलना ही अच्छा है। नीचे से संदेह की आवाजें सुनकर जुवेन नाराज नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो एक सपने जैसा लगता है। तुम्हारी आंखों में ये असंभव है, लेकिन ये सच है। ड्यूक ने इसे अपनी आंखों से देखा। वे एक वास्तविक सेना है। साम्राज्य के अवशेष नहीं, उनके पास खुफिया जानकारी है। उनके पास आग की शक्ति है। उनके पास भोजन है, और सबसे मूल्यवान, उनके पास दवाएं हैं। जो लोग मुझ पर विश्वास करना चाहते हैं, वे मेरा पीछा करें। ये कहने के बाद जुवेन ने अपना हथियार उठाया और बाहर चला गया। ड्यूक उसके पीछे हो लिया। फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, 10वां, 100वां, 1000वां। पूरे जीवित बचे लोगों के अड्डे में लगभग हर कोई उसके पीछे हो लिया। 2 घंटे बाद जीवित बचे लोगों का समूह उस आधार पर पहुंच गया जो लैंसिन ने इस दुनिया में बनाया था। जब उन्होंने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की कतारें और कड़े अनुशासन वाली एक सेना देखी, तो सभी स्तब्ध रह गए। विशेष रूप से टीम में उन बीमार लोगों को देखकर जिनकी डॉक्टरों द्वारा मदद और इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। दवाओं के उनके घावों को साफ करने के बाद सबकी आंखें लाल हो गईं। पहली बार यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में सभ्यता वास्तव में अभी भी मौजूद है। फिर इनमें से बाकी लोगों को प्रभारी सैनिकों द्वारा एक पुनर्वास क्षेत्र में ले जाया गया। उन्होंने साफ सुथरे घरों की कतारें देखी। अंदर जाने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। वाटर, हीटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि गेम कंसोल भी थे। नहीं, 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 मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मुझे जल्दी से एक थप्पड़ मारो। मुझे देखने दो कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। जुवेन भी वैसा ही था। ये सुविधाएं देखकर जो केवल उसके सपनों में दिखाई दे सकती थीं। उसने ये पुष्टि करने के लिए खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा कि ये सपना नहीं था, और तुरंत उसकी आंखें लाल हो गईं। ये सच था। अगले समय के दौरान जीवित बचे लोग सेना की मदद करने के लिए हर दिन काम पर जाते थे, जिससे श्रम संसाधनों की एक बड़ी मात्रा बच जाती थी। जुवेन और ड्यूक को सेना द्वारा स्थानीय अस्थायी सलाहकार के रूप में भी आमंत्रित किया गया था, और उन्होंने अन्य स्थानीय जीवित बचे लोगों के अड्डों का व्यवस्थित एकीकरण शुरू कर दिया। कुछ जीवित बचे लोगों के अड्डे, हालांकि कठिन परिस्थितियों में, फिर भी अपनी नैतिकता बनाए रखते थे। मानवता अभी भी मौजूद थी। सेना ने सीधे इस प्रकार के लोगों को प्राप्त किया और उन्हें पुनर्वास क्षेत्र में ले गई। कुछ जीवित बचे लोगों के अड्डे भी थे, जहां मानवता पहले से ही विकृत थी और नरभक्षण सबसे कम समस्या थी। कई लोग पहले से ही बुजुर्गों, कमजोरों और बीमारों को 2 पैरों वाली भेड़ कहते थे। 10 साल से कम उम्र के कुछ बच्चों को भी प्रीमियम 2 पैरों वाली भेड़ कहा जाता था, ये कहते हुए कि उनका मांस कोमल, स्वादिष्ट और विशेष रूप से सुगंधित था। हान जानहान ने इस प्रकार के जीवित बचे लोगों के अड्डों को सीधे नष्ट करने का आदेश दिया। ये आदेश प्राप्त करने के बाद सन सी ने तुरंत 2000 सैनिकों और 200 से अधिक लड़ाकू वाहनों का नेतृत्व किया, ताकि कुछ जीवित बचे लोगों के अड्डों का परिवर्तन किया जा सके। एक बार जब चीजें लगभग सुलझ गईं, तो मैं कमांड रूम में बैठ गया। अपने सामने दिखाई देने वाले 72 घंटे के टाइमर को देख रहा था।
अनजाने में अपनी आंखें खोल दी। फिर मैंने वॉकी टॉकी ली और कमांडर इन चीफ बी से जुड़ा। नमस्ते कमांडर इन चीफ, यहाँ एक नया टाइमर दिखाई दिया है। मुझे पूर्वाभास है कि इस बार ये एक पूरी तरह से नई दुनिया है। शब्दों के समाप्त होने के बाद दूसरी तरफ हांग झान की सांस अचानक तेज हो गई। क्या? एक नई दुनिया? उसने सोचा। इन दिनों नई सामग्रियों के कारण राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में एक के बाद एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लड़ाकू विमानों और लिथोग्राफी मशीनों के प्रोटोटाइप पहले से ही मौजूद हैं। तकनीक एक नए पथ में प्रवेश करने वाली है। पूरा देश तीव्र विकास के दौर में प्रवेश कर चुका है। ये सब एक युवा व्यक्ति के कारण है। अब जब ये युवक फिर से खतरे में है, तो देश दूर नहीं रहेगा। इसके अलावा ये एक नया अवसर हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत मुझे लुओगोपो लौटने और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। लुओगोपो लौटने के तुरंत बाद ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन, बैटल ड्रैगन स्क्वाड्रन और थंडर ड्रैगन स्क्वाड्रन एक बार फिर एकत्रित हो गए। सनसी भी आया और उसने मेरे कंधे पर जोरदार थपकी दी। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था कि हमें सहयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी होगा। चलो फिर से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। मैंने सोचा, अगर मैं कर सकता तो मैं चाहता कि ऐसा न हो। मैं घर पर आराम से लेटना पसंद करूंगा। समय बहुत तेजी से बीत गया। 72 घंटे एक पल में बीत गए। सन ने अपनी टीम के सदस्यों की ओर देखा। सभी तुरंत अपने उपकरणों की जांच करें। 20 से अधिक सैनिकों ने तुरंत अपने उपकरणों की जांच की। संचार सामान्य है, गोला बारूद पर्याप्त है, कवच सामान्य है, पुष्टि की गई। फिर उसने टाइमर को देखते हुए राहत की सांस ली, जो शून्य पर पहुंचने वाला था। समय आ गया है, रवाना होने की तैयारी करो। परिचित नीले प्रकाश का पर्दा फिर से फैल गया। बैटल ड्रैगन स्क्वाड्रन पहले रास्ता खोलेगा। प्राप्त किया। वॉरियर 7 ने पहले प्रकाश के पर्दे में प्रवेश किया। फिर थंडर ड्रैगन स्क्वाड्रन की आवाज रेडियो पर आई। गुरुत्वाकर्षण सामान्य, वायु वायु सामान्य, सुरक्षित, रवाना हो जाओ। संसी ने एक आदेश दिया। अनुसंधान समूह और अन्य 2 स्क्वाड्रन एक के बाद एक नीले प्रकाश के पर्दे में प्रवेश कर गए। मैं भी उसके पीछे चला गया। प्रकाश के पर्दे के हवा में गायब होने के बाद हुआन झान ने उस जगह को देखते हुए आह भरी जहां सभी गायब हो गए थे। उन्हें सुरक्षित लौटना चाहिए। दूसरी ओर मैंने अंधेरे से प्रकाश और छाया में अपनी दृष्टि वापस पा ली। मैंने जो देखा वो एक पहाड़ी क्षेत्र था। दूर तक देख रहा था। मैं कुछ खंडहर इमारतों को देख सकता था। संसी ने पूछा, टाइमर पर कितना समय बचा है? मैंने अपने सामने टाइमर को देखा। 5 घंटे। उसने कहा, यह उस समय के समान है जब तुम ज़ॉम्बी दुनिया में पार हुए थे। ऐसा लगता है कि उस बार भी ज्यादा समय नहीं चला था। हाँ, लेकिन मेरे बोलते ही दूर से एक साइलेंट शॉट सुनाई दिया। उसके बाद कई तेज शॉट। सभी ने गोलीबारी की दिशा में देखा। तुरंत सतर्क हो गए। सन ने तुरंत एक सामरिक इशारा किया और धीमी आवाज में कीवान को स्कैन शुरू करने का आदेश दिया। रेक्टिल, संरचना बनाए रखें और आगे बढ़ें। सभी के एक मैदान में पहुंचने के बाद वे अपनी आंखों के सामने के दृश्य से चकित रह गए। मैदान में सैनिकों की एक छोटी टीम एक बाघ के जीवन की रक्षा कर रही थी, जो बड़े आकार के कीड़ों के एक समूह के खिलाफ थी। वे कीड़े नकली हथियारों से ढके हुए थे। उनके लंबे डंक थे। छोटे हथियारों की गोलियां उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मैंने सोचा, इस बार शायद हम एक कीड़ों से भरी दुनिया में आ गए हैं। संसी ने तुरंत कीड़ों की संख्या का अवलोकन किया। लगभग 30, लेकिन स्रोत का निर्धारण नहीं कर सका। पता नहीं ये अंतरतारकीय कीट प्लेग है या ग्रहीय। अंतरतारकीय कीट प्लेग का मतलब है कि ये कीड़े ग्रहों को पार कर सकते हैं और सभ्यताओं को खा सकते हैं। मुझे डर है कि इस ग्रह का कोई उद्धार नहीं है। ग्रह स्तरीय कीट प्लेग का अभी भी सामना किया जा सकता है। मैंने कहा, उनके उपकरणों को देखते हुए वे अभी भी पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, हमसे लगभग 50 साल पीछे। ठीक उसी समय कीड़ों से लड़ रहे सैनिकों ने हमें खोज लिया और हमसे मदद मांगी। अरे, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम और नहीं रुक सकते। मेरी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। वाह, चीनी भाषा। वे चीनी भाषा बोल रहे हैं। सब भी स्तब्ध रह गए। सन ने एक आदेश दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हमारे देश के हैं या नहीं। पहले लोगों को बचाओ। ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन, एक लाइन बनाओ और आग से कवर करो। समझे? ब्लैक ड्रैगन स्क्वाड्रन ने तुरंत जमीन पर भारी आग लगा दी। कीड़ों के क्षेत्र को निशाना बनाकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उच्च विस्फोटक बम कीड़ों की भीड़ पर गिरे। शक्तिशाली बमों के सामने विशालकाय जीव तुरंत चकनाचूर हो गए। आग की एक ही लहर से मूल रूप से खतरनाक कीड़ों का झुंड नष्ट हो गया। बचाए जाने के बाद सैनिक जल्दी से हमारे पास आए। फिर अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, मैं लुटियन हूं, थंडर आर्मी ग्रुप की 38वीं कंपनी के कमांडर। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप किस आर्मी ग्रुप से हैं? सनसी ने उसके खून से सने चेहरे और दृढ़ नजर को देखा। अनजाने में उसने सैन्य सलामी के साथ उत्तर दिया। संक्षिप्त आदान प्रदान में दोनों एक दूसरे की परिचित भावना को महसूस कर सकते थे। लेकिन जब लुआन की नजर हमारे स्क्वाड्रन के उपकरणों पर गई,
तो उन अद्भुत उच्च ऊर्जा असॉल्ट राइफलों और नवीनतम पीढ़ी के एक्सोस्केलेटन और कवच को देखकर वो माथा सिकोड़े बिना नहीं रह सका। हमारी टीम स्पष्ट रूप से बहुत उन्नत थी। सन्सी भी अपने मन में सोच रहा था। अब वो मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि ये वास्तव में दक्सिया था, लेकिन दक्सिया का एक तबाह संस्करण। लेकिन वह दूसरे पक्ष के सामने अपनी पहचान कैसे प्रकट करे? क्या उसे सीधे कहना चाहिए कि वे दूसरी दुनिया से आए हैं? वो नहीं सोचेगा कि हम पागल हैं। ठीक उसी समय मैं संरचना से बाहर आया। मैंने लुटियन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, हम दूसरी दुनिया के दक्सिया हैं। जब मैंने शांति से कहा हम दूसरी दुनिया के दक्सिया हैं, तो पूरी जगह इतनी शांत हो गई कि हवा चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। लियू तियान वहां खड़ा था, स्तब्ध। उसकी अभिव्यक्ति भ्रम से आश्चर्य में बदल रही थी, फिर पूरी तरह से स्तब्धता में। उसने कहा, तुम दूसरी दुनिया के दक्सिया हो? उसके पीछे के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। कई ने ठंडी हवा में सांस ली, कुछ ने विश्वास नहीं किया, जबकि अन्य ने अपनी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई। ल्यूटियन ने मुझे थोड़ी कर्कश आवाज में देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? मैंने टाला नहीं, बल्कि जोर से सिर हिलाया। उसकी टीम, उसका स्वभाव, प्रौद्योगिकी की वो अलग हवा ने ल्यूटियन की कल्पना को उड़ान भरने दी। वो हंस नहीं सकता था। यदि वे कहते हैं कि ये उपकरण और आग की शक्ति हमारी दुनिया की नहीं है, तो ये वास्तव में समझ में आता है। उसने तुरंत एक सैन्य इंटरकॉम निकाला और अपने वरिष्ठों से संपर्क किया। बटालियन कमांडर को रिपोर्ट करते हुए, यहाँ एक इकाई दिखाई दी है जो दूसरी दुनिया के दक्सिया होने का दावा करती है, जिसके उपकरण हमसे पूरी तरह से अलग हैं। उनकी आग की शक्ति अत्यंत मजबूत है। मैं आगे के निर्देशों का अनुरोध करता हूँ। 1 मिनट से भी कम समय में बटालियन कमांडर भी स्तब्ध रह गया। तुम क्या कह रहे हो? दूसरी दुनिया से? 10 मिनट बाद खबर ब्रिगेड कमांडर, आर्मी ग्रुप कमांडर इन चीफ के स्तर तक बढ़ गई। यहाँ तक कि तबाह दुनिया में दक्सिया के सर्वोच्च स्तर के सम्मेलन कक्ष तक, राजधानी के कमांड सेंटर के अंदर रोशनी जल रही थी। पूरी तरह से सफेद बालों वाली एक आकृति एक जनरल की वर्दी में अचानक खड़ी हो गई। तुमने कहा कि वे दूसरी दुनिया के दक्सिया होने का दावा करते हैं। ये शियाउरी था, दक्सिया के तबाह दुनिया के कमांडर इन चीफ। उस समय उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके बगल में सहायक तेजी से स्थिति की रिपोर्ट कर रहा था। रिपोर्ट कर रहा हूँ, प्रमुख। जब से वो अज्ञात पत्थर 6 महीने पहले प्रशांत महासागर में गिरा था, तब से समुद्र तल पर विनाश फैल गया है। दक्षिण के समुद्र के पश्चिम में समुद्र हार गया है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व के कई तटीय क्षेत्र गिर गए हैं। पश्चिमी देश पतन के कगार पर हैं और हम भी पूर्ण रक्षा में हैं। यदि जानकारी सही है, तो उनके पास ऐसी तकनीक हो सकती है जिसे हम नहीं समझ सकते। शियाओ, रिचेन, तुरंत वीडियो कनेक्शन पर चढ़ो। कुछ ही मिनटों बाद डुएव और फैन ने मुझे टर्मिनल सौंप दिया। स्क्रीन पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन जिसकी आंखें तेज थीं, छवि में दिखाई दिया। मैं शियारुई हूँ, वैक्सिया केंद्र के कमांडर इन चीफ। उसकी आवाज गहरी थी, जो युद्ध द्वारा सिद्ध किए गए दबाव को प्रकट करती थी। तुम कहते हो कि तुम वाक्सिया की दूसरी दुनिया से आते हो? मेरी नजर दृढ़ थी और मैंने हल्का सिर हिलाया। हाँ, मेरा नाम चेनमो है। हम वास्तव में दूसरी दुनिया से आते हैं, एक वाक्सिया जो तुम्हारे समान है, लेकिन बिना किसी बड़ी तबाही के। पूरा सम्मेलन कक्ष शांत हो गया। शियाओरी ने स्क्रीन को देखा, चेनमो को, बहुत देर तक। सलाहकारों ने जल्दी से पहचान के परिणाम प्राप्त किए। कमांडर, दूसरे पक्ष के कर्मियों के चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस में नहीं पाए जाते हैं। उपकरण की शैली हमारी सेना से पूरी तरह से अलग है। तकनीकी मार्ग में महत्वपूर्ण अंतर है और इसमें नकली होने की कोई संभावना नहीं है। व्यापक मूल्यांकन यह है कि वे सच कह रहे हैं। श्याओरुई धीरे धीरे बैठ गया। उसकी नजर गहरी थी। कोई पहचान रिकॉर्ड नहीं, लेकिन वे हमारी भाषा बोलते हैं। उपकरण हमसे अलग है, लेकिन समान रूप से उन्नत है। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में दूसरे वाक्सिया के योद्धा हैं। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को देखा, जो झुर्रियों से भरा था, लेकिन संचार स्क्रीन पर दृढ़ था। मेरा स्वर शांत और ईमानदार था। मैंने देखा कि तुम वर्तमान में एक महत्वपूर्ण संकट का सामना कर रहे हो। कि हम यहाँ आ सके वास्तव में एक संयोग है, लेकिन समय सीमित है। हमें 2 घंटे में वापस लौटना है। हम 1 सप्ताह में वापस आने की उम्मीद करते हैं। शियाओरी ने हल्का सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा सा अफसोस था। समय इतना तंग है। मुझे डर है कि तुम्हारे पास कमांड सेंटर तक पहुंचने का समय नहीं होगा। उस समय सुयान खड़ा हो गया। उसका स्वर सीधा और संक्षिप्त था। तो पहले सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हम वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान दिशाओं और तकनीकी उपलब्धियों को साझा करेंगे। अगली बार जब हम आएंगे, तो हम सीधे संयुक्त अनुसंधान कर सकते हैं। इस वाक्य ने शियाओई की आंखों को चमका दिया। उसने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा विचार, बहुत अच्छा विचार। वो अपने सलाहकार को आदेश देने के लिए मुड़ा। तुरंत हमारे मुख्य वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के डेटा की एक प्रति व्यवस्थित करें, जिसमें ऊर्जा और रक्षा हथियार प्रणाली, साथ ही मेका तकनीक शामिल है। बहुत देर। वैज्ञानिक अनुसंधान विशेषज्ञ, प्रमुख,
शिक्षा विद्वान जुआन स्क्रीन के दूसरी तरफ दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों तक जाग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ऊर्जा से भरी थीं। ये वक्सिया के वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान का एक सारांश है। हांस युआन ने अपने हाथ में टर्मिनल को कैमरे के नीचे उतारा, जो प्रोजेक्ट डॉन के तहत आपदा के प्रकोप के बाद भूमिगत था। मुख्य दिशाएं उच्च ऊर्जा कण हथियार, रक्षा बाधाएं, मेका तकनीक और पुनः संयोजक जीन रिवर्स इंजीनियरिंग हैं। डेटा जल्दबाजी में संकलित किया गया था और पर्याप्त पूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम वे आपको हमारे वर्तमान स्तर का एक विचार दे सकते हैं। सुयान ने भी बिना झिझक के अपने द्वारा तैयार किए गए डेटा को सिंक्रोनाइज किया। ये प्रोब टेक्नोलॉजी सिस्टम सुपरफ्यूजन एनर्जी कोर, लिन कार्बन और ऐश ग्रे स्टाइल एनर्जी एप्लीकेशन के साथ साथ सिंथेटिक स्टार्च हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक सारांश था। 0.5 मिलियन टन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट के साथ परमाणु संचालित विमान वाहक जैसी तकनीकें। दोनों पक्षों के बीच डेटा के पारस्परिक संचरण के पूरा होने के साथ दोनों पक्षों के वैज्ञानिक अनुसंधान टर्मिनलों ने सिस्टम पुष्टिकरण नोटिस दिखाए। उस समय आपदा दुनिया और ब्लू स्टार वाक्सिया के दो तकनीकी पेड़ों ने अपना पहला कनेक्शन पूरा कर लिया था। मैंने अपनी कलाई घड़ी पर समय अनुस्मारक को देखा। लगभग 1 घंटे में हमें वापस लौटना होगा। शियोई की आवाज संचार में थोड़ी भारी थी। कॉमरेड चेनमू, आपके आगमन के लिए आपदा दुनिया के वाक्सिया की ओर से धन्यवाद। आप आशा लेकर आए हैं। मैं हल्का मुस्कुराया। हमारी जड़ें एक ही हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं लौटूंगा तो हम सहयोग के अगले चरण के बारे में बात करेंगे। वैसे, क्या पास में कोई अपेक्षाकृत सुरक्षित आधार है? लुईव और फेन ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, यहाँ से 30 किमी दूर हमारे रेजिमेंट का अग्रिम आधार। मैंने कहा, इलाका स्थिर है, रक्षा उत्तम है और अस्थायी वापसी बिंदु के रूप में बहुत उपयुक्त है। पास में कारें भी हैं। हम लुईव और फेन की एस्कॉर्ट के तहत कार से गए। सुई और उसका समूह, साथ ही वे ग्रामीण जिन्हें युवे और फेन ने पहले बचाया था, कार में चढ़ गए और वापसी यात्रा पर निकल पड़े। पहाड़ों में धूल और रेत उड़ गई और दूर का आकाश अभी भी युद्ध के बारूद के धुएं से भरा था। जब वे आधार पर पहुंचे तो रेटिना पर अंतिम टाइमर भी 0 पर पहुंच गया। आसमानी नीले रंग का एक प्रकाश द्वार खुले स्थान में धीरे धीरे खुला। मैंने फिर से युवे और फेन की ओर देखा। मैंने फुसफुसाकर कहा, अगली बार तक। शब्द गिरने के बाद वो और अन्य लोग प्रकाश द्वार में प्रवेश कर गए। नीली रोशनी की चमक के साथ उनकी आकृतियां हवा में गायब हो गईं। केवल युवे और फैन बहुत देर तक वहां खड़े रहे, खाली आकाश को देखते रहे और धीरे से फुसफुसाए। मुझे आशा है कि वे वास्तव में वापस आ सकते हैं। आपदा दुनिया में वाक्सिया का केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। रात अंधेरी थी। पूरी वैज्ञानिक अनुसंधान इमारत जगमगा रही थी। स्क्रीन पूर्ण तालमेल में चमक रही थी, एक अनिद्रा स्टील बीस्ट की तरह। डॉक्टर जुआन जीवान मुख्य कंसोल के सामने खड़ा था। उसकी उंगलियां कौंप रही थी क्योंकि वो दूसरी दुनिया से अभी अभी प्रेषित डेटा के माध्यम से पलट रहा था। बुएंडे डबल ब्लू, कार्बन, मैट्रिक्स खनिज, 3 अजीब खनिज जो उसकी दुनिया में मौजूद नहीं है। वे डेटा पैनल पर नीली रोशनी से चमक रहे थे। वे धीरे धीरे बन रहे हैं। ये सामग्री विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। ये एक चमत्कार है। ये एक चमत्कार है जो सभ्यता की सीमाओं को पार करता है। उसने डेटा के माध्यम से पलटना जारी रखा। सिंथेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। अब जब पुनर्गठन व्यापक है, ये नवीनतम तकनीक भी महत्वपूर्ण है। साथ ही 12 और 5 मिलियन टन के विध्वंसक और परमाणु संचालित इलेक्ट्रॉनिक कैटापल्ट विमान वाहक भी हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान महासागर एक निषिद्ध क्षेत्र बन गया है। वो तुरंत मुड़ गया। उसकी आवाज उत्साह से कौंप रही थी। साथियों, ऐसा लगता है कि मेकाट्रॉन प्रणाली जिसका हम सपना देख रहे थे, आखिरकार स्थापित हो सकती है। एक पल में पूरा प्रयोगशाला कक्ष उबलने लगा। मूल थकान। शोधकर्ता जो 3 दिन और 3 रातों से जाग रहे थे, एक एक करके लाल आंखों के साथ उठ खड़े हुए। वास्तव में काम करेगा। जब तक ऊर्जा घनत्व डेटा में कोई समस्या नहीं है, हमारे रिएक्टर का डिजाइन एक आत्मसंगत कार्य प्राप्त कर सकता है। मेकाट्रॉन योजना फिर से शुरू होने वाली है। योजना फिर से शुरू होने वाली है। उत्साह का एक माहौल हवा में व्याप्त था और उत्साही उलझन की एक सांस थी। तबाह दुनिया में बार बार उन्होंने कल्पना की थी। यदि वे मेकाट्रॉन की एक सच्ची सेना रख सकते थे, तो शायद वे घेराबंदी में मानवता के लिए जीवन की एक दरार खोल सकते थे। उसी समय ब्लू स्टार के सुयान अनुसंधान केंद्र की होलोग्राफिक टेबल के सामने बैठे थे। एक केंद्रित नजर के साथ उसकी उंगलियां दूसरी दुनिया से प्रेषित वैज्ञानिक अनुसंधान डेटा में तेजी से हेरफेर कर रही थीं। ये धीरे धीरे विकसित हो रहा था। जब उसने मेकाट्रॉन प्रायोगिक प्रणाली नामक एक दस्तावेज देखा, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वास्तव में उन्होंने पहले से ही मेकाट्रॉन की एक पूर्ण सैद्धांतिक प्रणाली विकसित कर ली है। उसने जल्दी से दस्तावेज के सैकड़ों पृष्ठों को स्कैन किया। उसके दिल की धड़कन ने कंप्यूटर की आवाज को लगभग डुबो दिया था। कवच सामग्री, यांत्रिकी, हाइड्रोलिक्स, यांत्रिक संचरण, तंत्रिका सिंक्रोनाइजेशन इंटरफेस,
सब कुछ उपलब्ध है। वो बिना उठे नहीं रह सकता था। उसकी सेंसें तेज थीं। एकमात्र बाधा ऊर्जा है। ऊर्जा घनत्व बहुत कम है। मेगाट्रॉन केवल 5 मिनट का युद्ध बनाए रख सकता है। अगले ही सेकंड उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और हंसने लगा। ये एकदम सही है। ये हमारी ताकत है। उसकी आंखें लंबे समय से खोए हुए जुनून के साथ फिर से जल उठीं। यदि हम युडवांडे डबल ब्लू घटकों बिग चेंज माइक्रो रिएक्टर कोर का उपयोग करते हैं तो आध्यात्मिक कार्बन मैट्रिक्स खनिज के क्वांटम चालन गुणों के साथ उसका मेगाट्रॉन अब 5 मिनट का खिलौना नहीं होगा, बल्कि एक स्टील जायंट होगा जिसे युद्ध में उपयोग करने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे ही उसने होलोग्राफिक स्क्रीन पर विचार रिकॉर्ड किया, उसने अपने आप से फुसफुसाया, उसके पास संरचना नहीं है, हमारे पास ऊर्जा है। उसके पास युद्ध प्रणाली नहीं है, हमारे पास सामग्री है। जब दोनों दुनियाओं की तकनीक एक साथ आती है तो मेगाट्रॉन का वास्तविक युग खुल जाएगा। स्क्रीन पर दो सभ्यताओं के तकनीकी पेड़ समानांतर में तैनात हैं, धीरे धीरे ओवरलैप हो रहे हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। एक नई टिप्पणी केंद्र में तैर रही है। सीमा पार संयुक्त परियोजना, कोडनेम दो दुनियाओं की संयुक्त मेगाट्रॉन परियोजना। उसने हल्का सिर उठाया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। वे इस बिंदु तक केवल बुद्धि से नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति के साथ भी जो विलुप्त होने के करीब है। उसने डेटा के माध्यम से पलटा और विश्व वैज्ञानिक अनुसंधान रिपोर्ट के तल पर एक नोट देखा। ताकत टंगस्टन स्टील की तुलना में 10 गुना है। कठोरता चरम स्थितियों में अपरिवर्तित रह सकती है। उसने धीरे से उच्चारण किया। उसके चेहरे पर सच्ची प्रशंसा दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मेगाट्रॉन प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं। इस दुनिया में आपदा ने भी अपने स्वयं के चमत्कारों को परिष्कृत किया है। उसी समय मेरी तरफ टाइमर भी रीसेट हो गया था। रेटिना पर कर्सर एक ठंडी नीली रोशनी से चमक रहा था। 15 दिनों की उल्टी गिनती। उसने गहरी सांस ली। उसके दिल में यह पहले से ही स्पष्ट था कि इस बार वे न केवल अन्वेषण का सामना कर रहे थे, बल्कि बचाव का भी सामना कर रहे थे। एशिया के केंद्रीय बिंदु के संचालन सम्मेलन कक्ष में वातावरण अभूतपूर्व रूप से उदास था। अन्य प्रमुख सदस्यों के संयुक्त निर्धारण के तहत वान यूक्सियन ने निर्देश औपचारिक रूप से जारी किया। मेरी अगली यात्रा के दौरान हम डबल ब्लू और मैट्रिक्स खनिज कार्बन के साथ आध्यात्मिक कार्बन के साथ तत्काल सामरिक सामग्री को प्लेन में ले जाएंगे, ताकि प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जा और रक्षा निर्माण का समर्थन किया जा सके। ओपियन्यूर बेस की कार्गो परिवहन लाइनें बिना रुके चल रही थीं। सैन्य परिवहन ट्रक उद्यमों के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। कंटेनर ज़ोंबी दुनिया के खनिज क्रिस्टल से लदे हुए थे। ये मानव सभ्यता की प्रकाश की पहली पंक्ति थी। सैन्य इंजीनियरों ने ट्रकों को लोड करते समय धीमी आवाज में टिप्पणी की। इन चीजों के बारे में कहा जाता है कि ये रिएक्टरों को सहारा दे सकती हैं और मेगाट्रॉन का निर्माण भी कर सकती हैं। गोपनीयता का स्तर सबसे अधिक है। बहुत अधिक पूछो और आत्म आलोचना लिखने से सावधान रहना। दूसरे ने कहा, यदि वे वास्तव में मेगाट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं तो ये इसके लायक है। उसी समय दासिया के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और प्रमुख विश्वविद्यालयों को भी राज्य गुप्त परियोजना सूचना पैकेट प्राप्त हुए। दस्तावेज का शीर्षक स्पष्ट रूप से कहता है, मेगाट्रॉन इंजीनियरिंग सिस्टम का संयुक्त प्रायोगिक संस्करण। हालांकि किसी भी दस्तावेज में उनके मूल का उल्लेख नहीं है। लॉन्क्यू इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी मैकेनिक्स में रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक टाइटन स्तरीय शिक्षाविद प्रयोग मेज के सामने बैठा था। उस सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेज को देख रहा था। पहले तो वो केवल आकस्मिक रूप से देख रहा था, लेकिन जब उसने हाइड्रोलिक मैकेनिकल ट्रांसमिशन जोड़ संरचना, नियंत्रण प्रणाली के तांबे तंत्रिका सिंक्रोनस फीडबैक के बारे में उन डिजाइनों को देखा तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने अपने चश्मे को समायोजित करते हुए अपने आप से फुसफुसाया। उसकी उंगलियां भी थोड़ी कांप रही थीं। यह सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। ये विद्युत यांत्रिक नियंत्रण के बारे में हमारे वर्तमान सोचने के तरीके को पूरी तरह से उलट देता है। जब उसने केंद्रीय कवच सामग्री पर अंतिम पृष्ठ देखा तो उसने कोर स्टार धातु को देखकर और अधिक माथा सिकोड़ लिया। हमने यहाँ कभी कोर स्टार धातु के बारे में नहीं सुना है। क्या यह सामग्री एक सैद्धांतिक और काल्पनिक पदार्थ हो सकती है? उसने पलटना जारी रखा और पाया कि पूरी सामग्री अत्यंत कठोर और त्रुटिहीन थी। भले ही मूल सामग्री अज्ञात हो, फिर भी पूरी प्रणाली वैज्ञानिक रूप से आत्मसंगत है। थोड़ा विचार करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ऊर्जा प्रणाली की कमी इस प्रणाली की एकमात्र कमजोरी है। लेकिन यदि ऊर्जा घनत्व को पूरा करने के लिए ऐश स्टोन, डबल ब्लू गोल्ड और जीरो कार्बन मदर अयस्क का उपयोग किया जाता है तो यह पूरी तरह से संभव है। ये वास्तव में एकदम सही है। उसने तुरंत एक चंचल मुस्कान दिखाई। क्या यह हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर अलौकिक तकनीक खोद ली हो? बात करना समाप्त करने के बाद उसने तुरंत अपनी टीम को कार्रवाई में लाने के लिए बुलाया। लेस कवच परियोजना अब से पूरी तरह से शोध की जाएगी। ऊर्जा पूरक योजना का पहला संस्करण 3 दिनों में वितरित किया जाना चाहिए। इस तरह के खुले और गुप्त संघर्ष का दृश्य पूरे देश में देखा जा रहा था। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं, सैन्य कारखाने,
शीर्ष प्रतिभाओं का एक समूह लेस कवच के अनुसंधान और विकास परियोजना में शामिल हो गया। दिन रात सफलता के लिए काम कर रहा था और सभी शोध परिणाम और सफलताएं पहले अवसर पर सुयान को सारांशित की जाएंगी। सुयान वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के कांच के गलियारे के सामने खड़ा था। खिड़की के बाहर चमकती रोशनी को देख रहा था। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। दो दुनियाओं के तकनीकी पेड़ विलय हो रहे हैं, उसने फुसफुसाया। लेस योजना की सच्ची स्टील डॉन शुरू हो गई है। यात्रा के लिए महत्वपूर्ण समय आखिरकार आ गया था। मॉर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी कोहरे में लिपटा हुआ था। सेनमिंगी ने अभी अभी रात भर की गणना समाप्त की थी और चाय का एक कप बनाने ही वाला था कि उसने दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनी। गहरे रंग के रेनकोट और विशेष बैज पहने सुरक्षा कार्यालय के कई लोग दरवाजे से अंदर आए। नेता की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन स्वर विशेष रूप से सख्त था। डॉक्टर सेन, विद्युत, यांत्रिक नियंत्रण और मानव मशीन एकीकरण के क्षेत्र में आपका शोध पूरे देश में अद्वितीय है। अब देश के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसका नेतृत्व करने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन मुझे पहले से समझाना होगा कि कार्य खतरनाक है और गोपनीयता का स्तर अत्यंत उच्च है। एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो संभव है कि आपको लंबे समय के लिए जनता के सामने से गायब होना पड़े। सेनमिंगी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब से वो छोटा था तब से लेकर बूढ़ा होने तक उसने हमेशा उस तरह की परियोजना में भाग लेने की इच्छा की थी जो समय बदल देगी। इस समय उसे एहसास हुआ कि ये उस तरह का अवसर था। उसने संकोच नहीं किया। मैं तैयार हूं। जिस क्षण उसने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। कागज पर कलम के गिरने की आवाज ने भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ की घोषणा की। तुरंत बाद उसे एक बंद सम्मेलन कक्ष में ले जाया गया। सुरक्षा कार्यालय के विशेष टास्क फोर्स के प्रमुख ने उसे एक अति गुप्त दस्तावेज सौंपा। सेनमिंगी ने इसे खोला और पहली पंक्ति के शब्दों ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। परियोजना स्रोत विश्व भवन एक। लक्ष्य संयुक्त लेस योजना। विश्व भवन एक। वो बिना दोहराए नहीं रह सका। उसकी आवाज भी थोड़ी कौंप रही थी। दस्तावेज में आपदा दुनिया की जानकारी, यात्रा योजना और दोनों पक्षों के बीच तकनीकी संलयन की प्रगति को विस्तार से दर्ज किया गया था। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, सेनमिंगी का सदमा धीरे धीरे उत्साह में बदल गया। तो ऐसा है, लेस योजना की यह प्रणाली कहीं से नहीं आई, बल्कि एक अन्य इमारत के हताश संघर्ष का परिणाम है। सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख ने सिर हिलाया। ये सही है, वे अब एक आपदा संकट में हैं। कमांड सेंटर ने एक छोटी प्रौद्योगिकी टीम भेजने का फैसला किया है, जिसका नेतृत्व आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में करेंगे। आप शियाओ चेन के साथ आपदा विमान में यात्रा करेंगे और वहां की इमारत के साथ संयुक्त रूप से लेस योजना प्रणाली विकसित करेंगे। सेनमिंगी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। अपने हाथ में इमारत के कमांड सेंटर की मुहर वाले लाल दस्तावेज को देखा। एक लंबे समय से प्रतीक्षित गर्म भावना उसके दिल में उठी। अपने जीवन में दो दुनियाओं की तकनीक को कंधे से कंधा मिलाकर देखना जीवन भर का सम्मान है। उसने अपनी पीठ सीधी की और उसकी नजर दृढ़ हो गई। उस दोपहर एक सैन्य हेलीकॉप्टर उस अनुसंधान संस्थान की इमारत पर उतरा जहां वो काम करता था। रोटर के कारण हुई हवा ने उसके सफेद बालों को बिखेर दिया। उसने पीछे मुड़कर उस प्रयोगशाला को देखा जो उसके 7 दशकों से थी, युवावस्था से लेकर बुढ़ापे तक। थोड़ी देर बाद वो एक सैन्य हवाई अड्डे पर गया और फिर लुओगुपो बेस के लिए एक सैन्य विमान में चढ़ गया। लुओगुपो बेस का रात का दृश्य ठंडा था। साफ आसमान विशाल और असीम था। हवा से उड़ती रेत परीक्षण क्षेत्र से दूर से आ रही थी, जो एक ठंडी और शुष्क अनुभूति लेकर आ रही थी। मैं यार्ड में चला गया। मेरे कदम धीमे थे और मेरे विचार भारी थे। यात्रा के लिए उल्टी गिनती अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई राहत नहीं थी। अचानक मेरे पीछे एक परिचित आवाज आई। तुम किसी बात को लेकर परेशान लग रहे हो। मैं मुड़ा। वो इंसिनू था। उसने अभी भी अपना सफेद शोध कोट पहना हुआ था। रात की हवा उसके लंबे बालों को धीरे से हिला रही थी। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, आखिरी दुनिया ज़ोंबी की दुनिया थी। हालांकि ये संकटों से भरी थी, फिर भी मैं उस तरह की निराशा का सामना कर सकता था। लेकिन इस बार ये अलग है। मैंने रात के आकाश में देखा। मेरी आंखों में तारों के प्रकाश के बिंदु प्रतिबिंबित हो रहे थे। वहां हमारी तरह ही एक इमारत है। एक ही भाषा, एक ही खून, एक ही झंडा। उन्हें आपदा द्वारा निगलते देखना मेरा दिल बिल्कुल ठीक महसूस नहीं करता। मैंने एक विराम लिया और मेरी आवाज धीमी हो गई। सुयान सही कह रही है। यदि आपदा वास्तव में एक अंतरतारकीय बुद्धिमान प्राणी है, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, शायद ये केवल एक बूंद समुद्र के बराबर है। शायद इस बार हम किसी ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो अजेय है। रात की हवा ने मेरे पैरों पर रेत उड़ा दी। मेरे स्वर में एक दबी हुई थकान थी। इंसिनू चुपचाप उसे देखता रहा। एक पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, यह व्यर्थ नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखने के लिए अपना सिर उठाया। इनू की नजर बहुत उज्जवल थी।
रात के आकाश में सबसे स्थिर तारे को देख रही थी। भाग्य मनुष्य के हाथ में है, ये कोई नारा नहीं है। भले ही अंतिम परिणाम विफलता हो, प्रयास की प्रक्रिया ही सार्थक है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। इसके अलावा, चूंकि वे हमारे समान मूल के हैं, उन्हें भी हमारी भावना विरासत में मिली होगी। आत्मनिर्भरता और कभी सिर न झुकाने की भावना। ये ऐसी चीज है जो खून में अंकित है। मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और अंत में मेरे होठों के कोने पर एक लंबे समय से प्रतीक्षित मुस्कान दिखाई दी। तुम सही कह रहे हो। चाहे आगे का रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो, हमें वो प्रकाश होना चाहिए। कम से कम उन्हें ये देखने के लिए कि दूसरी दुनिया में एक और इमारत है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंसिनो ने हल्का सिर हिलाया। हवा उसके बालों से बह गई। उस समय उसकी मुस्कान गर्म थी। यात्रा का क्षण करीब आ रहा था। लूपो के भूमिगत आइसोलेशन कैप्सूल के अंदर सब कुछ अंतिम उल्टी गिनती में प्रवेश कर चुका था। कॉकपिट के अंदर की रोशनी एक ठंडी सफेद रोशनी से चमक रही थी। हवा एक स्पंदनशील तनाव से भरी हुई थी। मैंने अपनी रेटिना पर उल्टी गिनती को देखा। संख्याओं की वो श्रृंखला परावर्तित नीली रोशनी में एक धड़कते दिल की तरह लग रही थी। सभी कर्मचारी तैयारी की स्थिति में प्रवेश करते हैं। संसी ने गूंजती और शक्तिशाली आवाज के साथ एक आदेश दिया। वॉर फॉक्स स्क्वाड्रन, ब्लेजिंग फ्लेम स्क्वाड्रन, थंडर स्क्वाड्रन। इस समय इमारत की 3 सबसे मजबूत विशेष बलों के स्क्वाड्रन एकत्रित हो गए थे। प्रत्येक सदस्य के कवच की सतह सामरिक पहचान प्रकाश से चमक रही थी। पावर एक्सोस्केलेटन एक कम गुनगुनाहट का उत्सर्जन कर रहा था। 100 टन के दर्जनों मुख्य युद्धक टैंक कैप्सूल के गलियारे में बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे। उनके बैरल आगे की ओर इशारा कर रहे थे। यात्रा के बाद गोली चलाने के लिए तैयार थे। पटरियों के जमीन को रगड़ने की आवाज गहरी और भारी थी, जैसे भूमिगत गड़गड़ाहट वाला युद्ध ड्रम। सुयान और सेनमिंगिया के नेतृत्व में वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने भी तैनाती पूरी कर ली थी। उनका काम भविष्य के कवच विकास के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए आपदा दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान कर्मियों के साथ जुड़ना था। सुयान ने मुझे शांति से देखा और गहरी सांस ली। इस बार हम न केवल आशा लाए हैं, बल्कि भविष्य भी लाए हैं। सेनमिंग ने धीरे से अपना चश्मा समायोजित किया। इस बार हम लेस कवच योजना पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करेंगे। ये वास्तव में शुरू होने वाला है। मैंने सबको देखा और धीरे धीरे कहा, इस बार हम सिर्फ खोजकर्ता नहीं हैं, हम पृथ्वी के ज्ञाता भी हैं, जिससे दोनों दुनियाओं की तकनीक कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि मानवता की चिंगारी किसी भी आपदा से न बुझे। उसी समय गंभीर रूप से प्रभावित दुनिया में, एक अस्थायी सैन्य अड्डे में, एक प्रतिबंधित क्षेत्र में एक कठिन लड़ाई चल रही थी। कीड़ों की लहर एक काले समुद्र की तरह थी। क्षितिज से घनी रूप से आकर आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। वाई फेंग रक्षा पंक्ति के सामने खड़ा था। उसका कवच पहले से ही कीड़ों के खून से काला हो चुका था। आग कवरेज क्षेत्र, पहली और दूसरी पलटन, भारी आग लगाओ। उन उड़ने वाले कीड़ों को पास मत आने दो। कंपनी कमांडर, कीड़ों का हमला बहुत भयंकर है। साथियों, हम और नहीं रुक सकते। एक सैनिक जो घावों से ढका हुआ था, आगे बढ़ा। जू फैंग ने अपने दांत पीसते हुए गर्जना की, भले ही हम नहीं रुक सकते, हमें आधार को रोकना होगा। भले ही एक भी व्यक्ति बचा हो, हम इसे कीड़ों के हाथों नहीं गिरने दे सकते। याद रखो जो शांत ने कहा था, वे यहाँ पूछने आएंगे। उसने तुरंत अपनी असॉल्ट राइफल उठाई और सबसे चिल्लाया, साथियों, वो व्यक्ति आधार पर है, आधार पर है, वो व्यक्ति आधार पर है, आधार पर है। वो ठंडी चीख बार बार गूंजती रही, तोपों की गर्जना के साथ घुल मिल गई। मांस और रक्त के शरीरों का एक समूह कीड़ों की लहर के सामने आखिरी दीवार का निर्माण करता है। आग की लपटों से आकाश लाल हो गया है। कीड़ों का खून और कवच के टुकड़े आपस में मिलकर एक नारकीय दृश्य बनाते हैं। और दूसरे छोर पर उपपो के भूमिगत हिस्से में अलगाव कैप्सूल में उल्टी गिनती का अंतिम सेकंड टिमटिमाता है। पोर्टल खुलता है। नीले और सफेद रंग की ऊर्जा का एक बवंडर फिर से रात के आकाश को रोशन करता है। एक गर्म पानी के झरने की तरह बहता है जो जमीन पर गिरता है। वो चकाचौंध चमक ओबुपो के पूरे आधार को रोशन कर देती है। ऊर्जा का एक तेज तूफान जमीन पर उठता है। चैनलान और सैनिक सहज रूप से अपनी बाहों को सुरक्षा के लिए उठाते हैं। वॉर हैचेट टीम और यान टीम कतारों में खड़ी होती है। लड़ाकू वाहन प्रकाश पोर्टल में प्रवेश करते हुए गर्जना करते हैं। तुरंत बाद गुसुयान, सेनमिंगिया और लड़ाकू वाहन के अंदर वैज्ञानिक अनुसंधान समूह के केंद्रीय सदस्य आते हैं। उनके पीछे आपूर्ति से लदे परिवहन वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिब्बे में सर्पिल नीले जादूगर डिटेक्टरों के बक्से हैं। यह दुनिया भर में यात्रा करने की आशा है। नीले और सफेद रंग की ऊर्जा प्रकाश लहर इस समय लगभग सभी को पंगु बना देती है। हर कोई समझता है कि हर सेकंड समय के साथ एक दौड़ है। जल्दी करो, 30 सेकंड बचे हैं। आखिरी परिवहन वाहन की पिछली लाइटें प्रकाश पथ में गायब हो जाती हैं। पोर्टल की ऊर्जा अस्थिर होने लगती है। वैन पानी की सतह की तरह चलता है। उल्टी गिनती 198 समाप्त होती है। चमक सिकुड़ने लगती है। हवा में एक गंभीर टकराव की आवाज फैलती है।
तुरंत बाद पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। केवल खाली हवा की आवाज और गर्म ऊर्जा अवशेषों का एक जमीन छोड़ जाता है। आधार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। सब अपनी सैन से रोक लेते हैं, उस खालीपन को देखते हुए जो पहले ही बुझ चुका है। पश्चिमी युद्ध क्षेत्र के कमांडर हान युआन दूर के आश्रय के किनारे पर खड़े हैं। उसकी नजर लोहे की तरह गहरी है। वो धीरे धीरे अपनी सैन्य टोपी उतारता है और धीरे से फुसफुसाता है, उन्हें सुरक्षित लौटना चाहिए। 100 टाइप मुख्य युद्धक टैंक जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ, पोर्टल से बाहर निकलते ही गर्जना करता है। बहरा कर देने वाली तोपों की आग लगभग उसी समय स्थिति को डुबो देती है। हवा जले हुए धातु से भरी हुई है। जमीन को विस्फोट से उलटने की अनुमति नहीं है। अनगिनत भारी पैर आग में लुढ़कते हैं। अनंत ऊर्जा संचार की आवाज तेजी से आती है। सुरक्षा का ध्यान रखना, हम यहाँ भारी पैरों के हमले की चपेट में हैं। तुरंत बाद एक कर्कश लेकिन गूंजती आवाज चैनल को बाधित करती है। आखिरकार तुम आ गए। ये वाइलूव और फेन है, बटालियन कमांडर जो रक्षा पंक्ति के अग्रिम मोर्चे पर सख्त लड़ाई लड़ रहा है। लगभग सभी घायल हैं। कुछ खाने के कागज और खून की थैलियों में लिपटे हुए हैं, फिर भी गोला बारूद ले जा रहे हैं। कुछ एक हाथ से मशीन गन पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ खाली है, केवल एक पट्टी बची है। मेरा दिल अचानक बैठ गया। वो समझता है कि ये लोग इस सैन्य अड्डे की रक्षा करने का कारण जीत के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित लैंडिंग स्थान छोड़ने के लिए है। सभी आग सहायता के लिए तैयार हो जाओ, सामने को कवर करो। जू जोर से चिल्लाता है। दर्जनों 100 टाइप टैंक एक साथ अपने बैरल समायोजित करते हैं। नियंत्रण प्रणाली जल्दी से लॉक हो जाती है। लक्ष्य बैरल का मुंह एक तारे की तरह लाल है। अगले ही सेकंड 120 मिमी के कवच भेदी और उच्च विस्फोटक प्रोजेक्टाइल के दसियों एक साथ बैरल से बाहर निकलते हैं, उल्काओं की तरह आकाश को काटते हुए और कीड़ों की लहर के केंद्र में गिरते हैं। विशाल झटके की लहर प्रोजेक्टाइल की चिंगारी उठाती है। पहाड़ों की तरह कीड़ों के वे झुंड लपटों में सोच रहे हैं। अंग और कृत्रिम अंग हवा में उड़ रहे हैं। मुख्य बंदूक का चार्ज पूरा हो गया है। गोली चलाना जारी रखो। तोपों की आवाज एक टुकड़े में जुड़ जाती है। मशीन गनों की आग के सैंप बह जाते हैं। कारतूस बारिश की तरह गिरते हैं। केवल 10 मिनट में मोर्चा फिर से स्थिर हो जाता है। कीड़ों की लहर आग के समुद्र में ढह जाती है और बिखर जाती है। भारी पैरों की अनगिनत लाशें पहाड़ों की तरह जमा हो जाती हैं। वायुफेन भारी टैंकों की उस पंक्ति को देखकर जोर जोर से हाँफता है। उसकी आंखें सदमे और कृतज्ञता से भरी हैं। बहुत बढ़िया, आखिरकार हमने कर दिखाया। लड़ाई के शांत होने के बाद वुफेन व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति से भरे परिवहन वाहनों की उस पंक्ति को देखने के लिए आता है। गहरी सांस लेता है। केंद्र ने पहले ही आदेश दे दिया है। वायुफेन ने आने के बाद गंभीरता से कहा, तुरंत मेरे साथ सैन्य अड्डे पर चलो। नंबर 1, ये कीड़ों की लहर के खिलाफ हमारी केंद्रीय भूमिगत रक्षा पंक्ति है। ये कमांड सेंटर भी है। समझ गया, जू ने तुरंत जवाब दिया। काफिला फिर से शुरू हो जाता है। पटरियां जली हुई जमीन को कुचलती हैं और आगे बढ़ती हैं। रात की हवा खून की गंध लाती है, लेकिन आशा की सांस के साथ भी मिश्रित होती है। रास्ते में मैं उस टुकड़े को देखता हूं जो तोपखाने की आग से जगमगा रहा था। मेरा दिल शांत लेकिन दृढ़ है। हम 5 दिन रुक सकते हैं। 5 दिनों के बाद हम अधिक संसाधन जुटाने के लिए वापस लौटेंगे। हम फिर से उनका समर्थन करने के लिए वापस आएंगे। वी फेन थकान प्रकट करते हुए सिर हिलाता है, लेकिन एक ईमानदार कृतज्ञता। तुम्हारा होना अच्छा है। फिर काफिला सैन्य अड्डे की ओर गर्जना करता हुआ चला जाता है। नंबर 1, रास्ते में हवा एक विशाल और उदास बारूद की गंध से भरी हुई थी। दूर तक आकाश कभी कभी विस्फोटों की चमक से रोशन होता था। इस बीच सैन्य अड्डे नंबर 1 के केंद्रीय कमांड टावर के अंदर लाल चेतावनी रोशनी लगातार चमक रही थी। श्याओरुई जनरल की वर्दी पहने एक विशाल होलोग्राफिक नक्शे के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। नक्शे पर भारी हमला दक्षिण पूर्व से फैल रहा था, एक ज्वार की तरह पास आ रहा था। उस समय एक संचार अधिकारी तेजी से दौड़ता हुआ आया और सूचना दी, डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। वे इस विमान में प्रवेश कर चुके हैं। वे हमारे आधार के पास पहुंच रहे हैं। श्याओरी ने सिर हिलाया। उसकी नजर इस बार प्रोब का ऊर्जा कोर, साथ ही डबल ब्लू, गोल्ड और मिस्टीरियस ग्रे स्टोन के बड़े परिवर्तन की स्थिरीकरण समीकरण। वान कर्मचारी के हाथ कांप रहे थे। वो लगभग अपने सहायकों पर चिल्लाया, बहुत बढ़िया, ये ठीक वही कड़ी है जो हमसे छूट रही थी। हाल के दिनों में भारी पैदल सेना के बार बार हमलों ने औद्योगिक आपूर्ति लाइन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। प्रमुख सामग्रियों की कमी है और ऊर्जा अपर्याप्त है। प्रयोग रुक गए हैं। उनका शोध लगभग ठप हो गया है और अब दूसरी दुनिया से लाया गया डेटा स्वर्ग से आई एक जीवन रेखा से अधिक कुछ नहीं है। इस बार वैज्ञानिक अनुसंधान। इस बीच हमारा शोध। इस बीच तुरंत सभी मेका अनुसंधान टीमों को इकट्ठा करो। नई सामग्री सिद्धांत को लेस मेका रिएक्टर मॉडल में पेश करो। वान कर्मचारी के चेहरे पर थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक लंबे समय से अनुपस्थित उत्साह ने ले ली थी।
उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब तक ये सत्यापन सफल होता है, हम लेइस मेगा को वास्तव में खड़ा कर सकते हैं। कमांड टावर की खिड़की के बाहर सुबह की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। हवा ने झंडे को लहराया। झंडे पर परिचित लाल लपटें थीं जो सूरज की रोशनी में लहरा रही थीं। श्याओरी ने उस अंधेरे नोक को देखा, चाहे ये दुनिया हो या उसकी। दक्सिया ने कभी भाग्य के सामने सिर नहीं झुकाया। थोड़ी देर बाद मैं रक्षा पंक्तियों की परतों के माध्यम से गया और अंततः सैन्य अड्डे नंबर 1 पर पहुंच गया। यह अड्डा रेगिस्तान और स्टील के बीच की सीमा पर स्थित है। विमान भेदी तोपें, स्वचालित तोपें और स्वचालित मशीन नगनें कभी कभी आकाश में खड़ी हो जाती थीं। गश्ती ड्रोन उड़ रहे थे और अड्डे के मुख्य द्वार के सामने शियाओरुई, एक युद्ध कमांड परत से ढका हुआ, और डॉ वान, सफेद बालों वाले लेकिन ऊर्जावान, पहले से ही व्यक्तिगत रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैंने उन कठोर आंखों को देखा जो थकान से भरी थीं, लेकिन एक दृढ़ आशा से भी। सुयान और येनिंगी ने एक कदम आगे बढ़ाया और संक्षेप में झुके। कमांडर शियाओ, डॉक्टर जुआन, हम वो लेकर आए हैं जिसकी आपको तत्काल आवश्यकता है। आपूर्ति और नमूने कृपया देखें। सुयान ने अपना हाथ उठाया और अपने पीछे परिवहन ट्रक की ओर इशारा किया। ट्रक का डिब्बा धीरे धीरे खुला। रहस्यमय ग्रे पत्थर, डबल ब्लू क्रिस्टल और आध्यात्मिक कार्बन के व्यवस्थित ढेर, नीले, सफेद और चांदी के रंग के खनिज क्रिस्टल। वे रोशनी के नीचे एक सपनों जैसी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जैसे मानव सभ्यता का दिल धड़क रहा हो। वाहन कर्मचारी स्तब्ध रह गया, फिर दोनों हाथों से तेजी से आगे बढ़ा। कौंपते हाथों से रहस्यमय ग्रे पत्थर के उस टुकड़े को छुआ। यह ऊर्जा प्रतिक्रिया अद्भुत है, अविश्वसनीय। वास्तव में दुनिया में ऐसी रचना है। वो मुड़ा और सुयान और मिंगी के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखें भावना और कृतज्ञता से भरी थीं। आप जो लाए हैं वो आशा है, उसने लगभग अधीरता से कहा। मुझे प्रयोग क्षेत्र में ले चलो। हम तुरंत परीक्षण शुरू करेंगे। ऊर्जा प्रतिक्रिया का समय सीमित है, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता है।